बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 क्या कर रहे थे कल हमने इंटरनली जनरेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू इंटेंजिबल एसेट को प्रिपेयर करना था। ठीक है, क्या करना था? प्रिपेयर करना था। इस पर मैंने बात शुरू की थी। टाइम की लिमिटेशन की वजह से कुछ बातें करके मैंने बात को स्टॉप कर दिया था। इधर रखिए। रिकग्निशन इशू इसमें क्या है? इंटेंजिबल एसेट में जब हम इंटरनली जनरेट करेंगे, इट कैन समटाइम्स बी डिफ़िकल्ट फॉर अ कंपनी टू असेस वेदर एन इंटरनली जनरेटेड एसेट क्वालिफाई फॉर रिकग्निशन एज एन एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? एक रीज़न ये होती है कि वो आइडेंटिफिएबल नहीं हो पाता, और दूसरा उसकी कॉस्ट रिलायबली मुय्यन नहीं हो पाती। अब आप कहेंगे कैसे आइडेंटिफिएबल नहीं हो पाता? इसका मतलब ये है कि बिजनेस से इसको डिटैच नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? क्योंकि आइडेंटिफिएबल होने के लिए ज़रूरी है वो सेपरेटली सेल हो सके, रेंट आउट हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। क्यों? मसलन चलते चलते बिजनेस अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? लेकिन ब्रांड इमेज क्रिएट करते हुए उसे अंदाज़ा नहीं होता कि सिर्फ ब्रांड की इमेज के लिए उसने कितने पैसे लगाए। कारोबार अच्छे तरीके से करता रहे, ईमानदारी से करता जाए, डेडिकेशन के साथ करता जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या क्रिएट हो जाती है? ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाती है, गुडविल क्रिएट हो जाती है। लेकिन कोई पूछे यार आप इस लेवल पे पहुंचे, आपने इस लेवल पे पहुंचने के लिए गुडविल के लिए कितने पैसे लगाए? वो कहेगा यार ये तो मैं डिटैच नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता मेरे कितने पैसे लगे। इसलिए बिजनेस और बिजनेस की गुडविल आपस में सेपरेट नहीं हो सकते। बिजनेस है तो गुडविल है, गुडविल है तो बिजनेस है। और हमने ये कहा था कि आइडेंटिफिएबल होने के लिए इस पर्टिकुलर एसेट को उठाएंगे और क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या गुडविल जो हमने पिछले 10 सालों में अपने लिए क्रिएट की है, इसको उठाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं? अगर मार्केट में सेल करेंगे तो अपना बिजनेस सेल करेंगे। ये नहीं कह सकता जे डॉट के मेरी गुडविल तुम ले लो, मैं कारोबार रन करता रहूँगा। इलॉजिकल बात है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इंटरनली जनरेट करते हुए सम टाइम हम क्या नहीं कर पाते? आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और दूसरा उसकी कॉस्ट रिलायबली मुय्यन नहीं कर पाते। इसलिए इंटरनल जनरेशन में एसेट सम टाइम जो हैं वो क्या नहीं क्वालिफाई करते? एज अ इंटेंजिबल एसेट क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि IAS 38 की कंडीशंस बीट नहीं कर रहे होते। लेकिन फिर भी हम इंटरनली जनरेट करेंगे और उन एसेट्स को जनरेट करेंगे जिनके लिए हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकें और उसकी कॉस्ट को रिलायबली मुय्यर भी कर सकें। मसलन हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं और हमने एक मेडिसिन बनानी है, उसका फार्मूला हमने डिराइव किया। अब वो फार्मूला क्या है? आइडेंटिफिएबल है। आगे चल के आपको लगता है यार मैं इसे प्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं ये फार्मूला किसी को बेच देता हूं। अब आइडेंटिफिएबल भी है और हो सकता है उसकी कॉस्ट भी रिलायबली मुय्यर हो जाए। तो इसका मतलब बिजनेस सेल किया ना, बिजनेस सेल किया उसने। कैसे? नहीं, वो तो आप आके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दे रहे होते हैं ना। जैसे इस वक्त जितनी केक्स एंड बेक्स हैं ये ओरिजिनल मालिक की नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन मनी लेते हैं और नाम दे देते हैं। अब KFC का ओरिजिनल ब्रांड कहाँ का है? बाहर का है ना। यहाँ लोग क्या करते हैं, KFC को डिस्ट्रीब्यूशन फ़ी देते हैं और उनका नाम यूज़ करके कारोबार रन कर रहे होते हैं। इसलिए इवन लाहौर में भी तमाम KFC का तकरीबन जायका 100% सेम, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा होता है। तो इसलिए ये कुछ और है, ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन दी है अपनी। जैसे जे डॉट है, अब जे डॉट की जितने आउटलेट खुल रहे हैं वो सारे ओरिजिनल ऑनर नहीं खोल रहे हैं। अब वो क्या बेच रहे हैं? अपना नाम बेच रहे हैं। चलें इसे भी छोड़ दें। राइस की एग्जांपल ले लें, इस्लामाबाद और पिंडी कैंपस। मैं उसे ओरिजिनली रन नहीं कर रहा, तो मैंने क्या दी हुई है? डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ब्रांच दी हुई है, फ्रेंचाइज दिया हुआ है। तो वो फ्रेंचाइज देना होता है। आप आगे आ जाए।
कर कितने फेसेस में डिवाइड किया था? दो, एक रिसर्च फेस और दूसरा डेवलपमेंट फेस। इसके बाद हमने यहाँ पर रोक दिया था क्योंकि हमारे पास टाइम ऐसा था कि अगर हम इसे शुरू करते तो बात कंप्लीट ना हो पाती। पूरे 100 लेक्चर्स में कभी ऐसा हो कि मैं किसी चीज़ को स्किप करूं तो समझ जाएं कि ये टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, अदरवाइज चीज़ें कंक्लूड नहीं हो सकेंगी। फिर अगले दिन आऊँगा और जिस चीज़ को स्किप किया हुआ होगा उसे डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। Research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific और technical knowledge। Scientific भी हो सकती है और उस लाइन की कोई टेक्निकल नॉलेज भी हो सकती है। मसलन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें साइंटिस्ट वे में हम ज़्यादा मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन उस बिजनेस की अपनी टेक्निकल नॉलेज होती है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी फूड इंडस्ट्री की, कोई रेसिपी है, आप इस डिश पर रिसर्च करवा रहे हैं मुख्तलिफ बेकर से, शेफ से, तो वो साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, लेकिन कौन सी नॉलेज है? टेक्निकल नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? टेक्निकल है, साइंटिफिक नहीं है। अगर साइंटिफिक हुई तो साइंटिस्ट कर रहे होंगे, टेक्निकल हुई तो उस लाइन के एक्सपर्ट्स कर रहे होंगे। क्या बोलोगे? टेक्निकल के लिए उस लाइन के एक्सपर्ट्स कर रहे होंगे, लेकिन ये डिपार्टमेंट क्या होगा? सेपरेट होगा। और क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए जो कुछ खर्च करोगे उसे क्या करोगे? एक्सपेंस आउट करोगे। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताने लगा कि रिसर्च के लिए IS 38 ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को शामिल किया। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन में ये आती रहेंगी, और हम इसके लिए क्या ओपन क्या करेंगे? अपना IFRS IS 38 पे जाएंगे और कौन से पैराग्राफ में ये एग्जांपल्स हैं? 54, 55 और 56। नंबर 1 क्या है? एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज साइंटिफिक भी हो सकती है और टेक्निकल भी। द सर्च फॉर एवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज। किस पर बात किया करेंगे? एवेल्युएशन। किसकी एवेल्युएशन? ये जो यहाँ से नॉलेज आई है, यहाँ से जो नॉलेज आई है उसकी क्या करेंगे? एवेल्युएशन और फिर फाइनल सिलेक्शन। कैसे? जब आप रिसर्च करते हैं ना तो आप समझें ब्लाइंडली खेलते हैं। जब आप रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं? ब्लाइंडली खेलते हैं। आपको ये पता होता है यार मैं इस लाइन में कुछ पाना चाह रहा हूँ, कुछ आइडिया हाथ में लेके आना चाह रहा हूँ। जब आप इस तरह की नॉलेज डिलीवर करते हैं और सर्च करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आने की, तो एक इन्फॉर्मेशन नहीं आती, क्या आती हैं? कई इन्फॉर्मेशंस आती हैं। उन तमाम इन्फॉर्मेशंस को आप क्या करते हैं? एवेल्युएट करते हैं और फिर उनमें से फाइनल करते हैं कि यार ये वाली इंफॉर्मेशन में मैं एक्सेल करना चाहता हूँ, इस वाली इंफॉर्मेशन में मैं एक्सेल करना चाहता हूँ। उसके बाद द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव फॉर मटीरियल्स, डिवाइसेस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम और सर्विसेज। यहाँ आपने रैंडमली मूव किया, रैंडम मूव करके कई तरह की इंफॉर्मेशन आई, किसी एक इंफॉर्मेशन को लिया, उसे एवेल्युएट किया, दूसरे को किया, तमाम लाइंस को एवेल्युएट करके किसी एक लाइन पर अपने रूट को ओके कर लिया। उस रूट पर जाकर फिर आपने अपने डेस्टिनेशन के लिए ऑल्टरनेटिव्स की सर्चिंग की। यहां सारी चीजें आपको सर्चिंग में नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि अभी आप कंक्लूसिव लाइन पर नहीं है, इसलिए देख रहे हैं यहां इंफॉर्मेशन ली, सर्च कर रहे हैं। द फॉर्मुलेशन, डिजाइन, एवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। यहां कोई चीज कंक्लूसिव नहीं है, आप सिर्फ किस पे मूव कर रहे हैं? ऑल्टरनेटिव्स पर। किस पर मूव कर रहे हैं? और हर ऑल्टरनेटिव के लिए क्या कर रहे हैं आप? सर्चिंग कर रहे हैं। हाँ, इसके एंड पर आपको एक लाइन ऑफ एक्शन मिल जाता है और फिर आप उस लाइन पर क्या करते हैं? एडवांस रिसर्च करते हैं। पहले 5 हैं, 5 को एवेल्युएट किए जा रहे हैं, उनके लिए फाइंडिंग्स ढूंढते जा रहे हैं।
जब आपने कंक्लूड किया कि यार मैंने ये एक पर्टिकुलर लाइन पर मूव करना है, फिर क्या शुरू हो जाएगी। मसलन आपने अपने आगे आर्टिकल्स के लिए लैपटॉप लेना है, तो क्या करेंगे, सर्चिंग शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, सर्चिंग। कौन सा लूं, किस कंपनी का लूं, किस लाइन पे लूं, कितने टाइम के लिए वो मेरे लिए यूजेबल हो जाएगा। अब करते करते कंक्लूड हो गया, इस भाई ने आपको बताया यार डेल जो है ना ये बेस्ट है। अब आप इस पे क्या करेंगे, एडवांस रिसर्च करेंगे। वो कहां चला जाएगा, वो डेवलपमेंट में जाएगा। तो यहां सारी चीजें सर्चिंग और ऑल्टरनेटिव्स में रहेंगी। लिखने इसकी निशानी, रिसर्च फेज में सर्च और ऑल्टरनेटिव्स पर खेल खेला जाएगा। रिसर्च फेज में किस पर खेला जाएगा भाई, रिसर्च फेज में सर्चिंग एंड ऑल्टरनेटिव्स। क्या कहा, सर्चिंग एंड ऑल्टरनेटिव्स। तो फिर एडवांस लेवल पे क्या होगा, ऑल्टरनेटिव में से कोई एक सेलेक्ट होगा और फिर उस एक की सिलेक्शन पे आप क्या शुरू करेंगे, डिजाइनिंग शुरू करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी शुरू करेंगे और उस एक रूट पर मूव कर रहे होंगे। आ जाए जी, द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन एंड प्री यूज प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स। प्रोटोटाइप्स किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, सांचो को कहते हैं। डिजाइन्स को, डाइस को, ये जो डाइयां बनती है ना किसी भी चीज को, मसलन ये एसी बना हुआ है तो पहले इसका क्या बना होगा, प्रोटोटाइप बना होगा। क्या बना होगा, प्रोटोटाइप। जो शूज हमने पहने हुए हैं पहले इनकी क्या बनती है, डाई बनती है, प्रोटोटाइप बनता है। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, एक सांचा होता है, स्केच बनाना। क्या बनाना, स्केच बनाना। दूसरे में क्या है, द डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। फिर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू अक्सर आ जाता है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट सुनिएगा, ये जितनी मैं स्लाइड्स बनवाता हूं, एक दिन पहले या सुबह अर्ली मॉर्निंग में आके मैं सारी स्लाइड्स का पायलट प्रोजेक्ट रन करता हूं। क्यों रन करता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे पायलट प्रोजेक्ट में ही नजर आ जाए। देखिएगा, द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट दैट इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर, क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो आप एक पायलट प्रोजेक्ट रन करते हैं ये देखने के लिए जो कुछ मैं प्लान कर रहा हूं, डिजाइन कर रहा हूं, क्या ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की मैं पोजीशन में होऊंगा या नहीं होऊंगा। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ चूजन ऑल्टरनेटिव। ये और ये फर्क क्या है, वहां क्या है, ऑल्टरनेटिव्स, और यहां मैं सारा कुछ किस पे कर रहा हूं, चूजन ऑल्टरनेटिव पे कर रहा हूं। इसलिए मैं डेवलपमेंट फेज को क्या कहता हूं, एडवांस रिसर्च। क्योंकि बेसिक रिसर्च में हर ऑल्टरनेटिव पर मेरी एफर्ट लग रही होती है, और डेवलपमेंट फेज में जो मेरा चूजन या सिलेक्टेड ऑल्टरनेटिव है, अब मैं सिर्फ उस पर काम करूं और बाकी ऑप्शंस को मैं क्या कर चुका हूं, डिस्कार्ड कर चुका हूं। डिस्कार्ड का मतलब खत्म कर चुका हूं, रिजेक्ट कर चुका हूं। ये वाला पायलट प्रोजेक्ट ये होता है कि मसलन आपने कोई मेन जब काम करना है, पब्लिक को हैंडल करना है, तो उस वक्त आप किस पे काम करेंगे, कमर्शियल लेवल पे। लेकिन जब आप एक सैंपल रन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप उसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। इसको घर की एग्जांपल में भी समझा दूं। आजकल इफ्तारी बन रही होती है, अम्मा ने जब पकौड़े बनाने होते हैं तो पहले क्या करती हैं, बच्चियां जानती हैं, एकदम नहीं सारा मटेरियल जो है वो बर्नर पे रख देती हैं, वो एक सैंपल ऑयल में डालती हैं, उससे उन्हें पता चल जाता है कि ऑयल जो है वो अप टू द लेवल गर्म हो चुका है। अगर वहां से पॉजिटिव सिग्नल आ जाए फिर अम्मा क्या करती हैं, अब पुट कर दो, अब कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही सर सारी स्लाइड्स को मूव करते हैं सुबह आके, तो क्या रन कर रहे होते हैं, पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे होते हैं। लेकिन जब क्लास आ जाती है, कमर्शियल शुरू हो जाता है, तो अभी हम कौन से पे हैं, पायलट प्रोजेक्ट पे हैं। ठीक भाई। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ चूजन ऑल्टरनेटिव फॉर न्यू और इम्प्रूव्ड मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, और वहां पर हर ऑल्टरनेटिव के लिए कर रहा हूं, और यहां सिर्फ
इतना काफ़ी है आपको याद रखने के लिए कि रिसर्च फेस है या डेवलपमेंट फेस है। और जहाँ कभी फंस जाओगे तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं करेंगे, IFRS ओपन करेंगे और वहाँ पे पढ़ लेंगे भाई ये जो लाइन लिखी हुई है ये रिसर्च में जा रही है या डेवलपमेंट में। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको रटा लगाने की कोशिश भी ना कीजिएगा। ओपन बुक का यही फ़ायदा होता है, जिस लाइन के हम एक्सपर्ट नहीं हैं, स्टैंडर्ड में तो वो लाइंस लिखी हुई हैं लेकिन हमारी बॉडी कहती है क्योंकि तुम इस लाइन के एक्सपर्ट नहीं हो इसलिए ओपन बुक करके तुम इसकी क्या ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। इसे एज अकाउंटेंट याद करने की ज़रूरत नहीं। और ये अकाउंटिंग है भी नहीं भाई, ये अकाउंटिंग नहीं है, ये साइंस है। या साइंस है या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की टेक्निकल लाइन है। और हम याद रखिएगा, ना हम साइंटिस्ट हैं ना हम प्रोडक्शन मैनेजर हैं। मसलन आप CFO लग गए किसी पेंट कंपनी के, मास्टर पेंट के ही लग गए, तो आप हेड ऑफिस में होंगे, पेंट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा होगा, फैक्ट्री में। जब आप फैक्ट्री में जाएंगे और वहाँ पेंट प्रोड्यूस हो रहा होगा तो याद देखिएगा आप हेड ऑफिस के शहजादे होते हैं, आप फैक्ट्री के शहजादे नहीं होते, वहाँ सिर्फ एक गेस्ट होते हैं। आप वहाँ का शहजादा कौन होता है, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद आप सारी गाइडेंस किससे ले रहे होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर से। कॉस्ट अकाउंटिंग में इंशाल्लाह नहीं, अब तो नहीं होगी, अब तो तुम कॉस्ट पढ़ चुके हो, मैं समझा FR1 है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके टीचर ने पहले दिन आपकी टिकट कटवाई थी डेवो से, कहाँ, फैक्ट्री। पहले दिन वो आपको फैक्ट्री लेकर गए थे, आखिरी दिन तक कहाँ रखेंगे, फैक्ट्री में रखेंगे। और फिर भी आप क्वांटिटी के एक्सपर्ट्स नहीं बन सकेंगे, नहीं बन सकेंगे। क्वांटिटी पे हमेशा प्रोडक्शन मैनेजर आपको गाइड करेगा, आप उसको रुपी पर गाइड कर रहे होंगे। किस पर गाइड करेंगे, रुपी पर गाइड करेंगे। तो इसमें एक्सपर्ट होने की कोशिश ना कीजिएगा, पता चले गए हैं आप गूगल पे और वहाँ पे कह रहे हैं यार साइंटिस्ट कैसे बना जाता है। अभी तो कहाँ गया, सिस्टम बंद हो गया, नहीं यार सारे सिस्टम बंद हो सकते हैं, ऐसा क्या कह रहे हो यार। अब आ जाए भाई, पहले रिसर्च और फिर क्या हुई, एडवांस रिसर्च। एडवांस रिसर्च को मैंने क्या नाम दिया, डेवलपमेंट का। अब डेवलपमेंट चल रही होती है तो ब्रेक थ्रू मिलता है। क्या मिलता है, ब्रेक थ्रू मिलता है। ब्रेक थ्रू किस चीज का मिलता है, कि हम इंटेंजिबल एसेट के बहुत करीब आ चुके हैं। अब हम श्योर है, रीजनेबल अश्योरेंस है, क्या वर्ड बोला, रीजनेबल अश्योरेंस है, मैक्सिमम चांस है, सब्सटेंशियल चांस है, प्रोबेबल है कि अब अगले फेज में हम क्या लेने में कामयाब हो जाएंगे, इंटेंजिबल एसेट। जब हमें ये रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाए कि अब हम इंटेंजिबल एसेट को बनाने में कामयाब हो जाएंगे, सब्सटेंशियल वर्क हो चुका, तो IAS 38 कहता है अभी से तुम किसे डेबिट करना शुरू कर दो, इंटेंजिबल एसेट को। क्योंकि अभी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में नहीं आया तो एक मेहरबानी करना कि उसके साथ ब्रैकेट में क्या लिख देना, वर्क इन प्रोसेस। और अगर वर्क इन प्रोसेस है तो अभी इसको अमोर्टाइज ना करना, जब वो वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ जाए या कमर्शियली यूज होना शुरू हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, तो फिर तुम क्या करोगे, इसको अमोर्टाइज करना शुरू कर दोगे। An intangible asset arising from development or from the development phase of an internal project shall be recognized if and only if an entity can demonstrate all of the following। अब सुनिएगा, कब IAS 38 कह रहा है कि जनाब तुम इस लेवल पे हो कि इंटेंजिबल एसेट को डेबिट कर दो, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज। और इंटेंजिबल एसेट या तुम्हारी इन्वेंट्री बनेगा या तुम्हारा एसेट बनेगा। इन्वेंट्री बनेगा तो बेचोगे भाई, इन्वेंट्री बनेगा तो बेचोगे, और अगर आपने उसे यूज करना है तो इसका मतलब इस्तेमाल करोगे। मसलन आपने कोई फार्मूला डिराइव किया, दो ऑप्शन है, या तो यूज करोगे या उस फार्मूले को बेचोगे। तो फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी क्या होती है, चलो छोड़ो फिजिबिलिटी। जब आपने CA शुरू किया तो पहले आपने क्या बनाई होगी, फिजिबिलिटी बनाई होगी। और मेन पॉइंट आपका इसका होगा, ओ यार मैं तो बायो का स्टूडेंट हूं, क्या मैं अकाउंटिंग में चल भी सकूंगा या नहीं। फिर किसी सीनियर ने कहा होगा अगर तुम्हारा मैथ अच्छा है तो ज़्यादा परेशानी
नहीं होगी। तो इसका मतलब उस वक्त आप क्या बना रहे थे? फिजिबिलिटी बना रहे थे। आपने पेपर की सिलेक्शन की, किसी ने 4 रखे, किसी ने 3 रखे, किसी ने 2, मेरे जैसे ने 1 रखा। तो इसका मतलब हमने क्या बनाई? फिजिबिलिटी बनाई कि रमज़ान भी है, गर्मी भी है, तो मैं कितने पेपर में अटेम्प्ट हो सकता हूँ। इसे कहते हैं फिजिबिलिटी बनाना। ये आपको एमएफए के टीचर सिखाएंगे। शुरू हो गया एमएफए? एमएफए शुरू हो गया। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल शुरू करवा दिया टीचर ने? अभी नहीं करवाया। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वो आपको शुरू करवाएंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होगा? आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। क्या नजर आएगी? आपके टीचर उसे एवेल्युएट करना सिखाएंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें इस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसे कहते हैं फिजिबिलिटी बनाना। और एमएफए के सब्जेक्ट में इसका नाम क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करना। तो यहां हम किसे अप्रेज कर रहे हैं? किसको? टेक्निकल। द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट। क्या टेक्निकली मैं इतना साउंड हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी साउंड है कि मैं इंटेंजिबल एसेट को पाए तकमील तक पहुंचा सकूं। होता क्या है, समटाइम हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च से डेवलपमेंट फेज में जाते हैं, डेवलपमेंट फेज से हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिस पर हम कहते हैं कि टेक्निकली ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर टेक्निकली पॉसिबल हो गया तो अब आप कहेंगे कि इसे क्या बना दो? इंटेंजिबल एसेट। लेकिन साथ कौन सा वर्ड है? CWIP। आगे सुनिएगा। किसी कंपनी के साइंटिस्ट वगैरह ने या साइंटिस्ट की टीम ने रिसर्च की, रिसर्च कामयाब हुई, डेवलपमेंट में गए, डेवलपमेंट में जाकर ऑनर जो है या जो BOD है उन्होंने कहा भाई हमारा मूड बदल गया, हमारा मूड बदल गया। अब क्या होगा? इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड यूज। और अगर कहीं आगे चल के BOD का मूड चेंज हो गया तो फिर आपको राइट नहीं है कि आप इसे क्या करो? कैपिटलाइज करो। अगर टेक्निकली फिजिबल है और BOD की अभी भी इंटेंशन है कि हम प्रोसीड करेंगे तो फिर आप इसे क्या करोगे? कैपिटलाइज कर दोगे। अब आपके जहन में आएगा सर BOD क्यों रोकेगा? BOD की इंटेंशन क्यों तब्दील हो सकती है? भाई याद रखिएगा, जब आप कोई इंटेंजिबल एसेट बनाते हैं तो आपको क्या रिक्वायर्ड होता है? रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। मसलन 5 साल पहले रिसर्च शुरू हुई, आज आकर आपकी साइंटिस्ट टीम ने कहा जनाब सब ओके है, टेक्निकली फिजिबल है। BOD ने कहा भाई तुम लेट हो गए। आजकल तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए सारे इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, इन्फ्लेशन के डाउन होने का। तो फिर कह सकता हूँ किसी पॉइंट पे जाके मालिक ही कह सकता है भाई मेरा इरादा नहीं है, मेरा इरादा बदल गया। तो अगर इरादा बदल गया तो फिर अब आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। किस चीज़ का इरादा? इंटेंजिबल एसेट को यूज करने का या बनाकर बेचने का। नहीं मूड है जी। हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ये लिख ही नहीं सकते जब तक ये लिखा हुआ कहां गया? इफ एंड ओनली इफ ये सारे पूरे होंगे तो फिर हम कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी? रिसोर्सेज अगर होंगे, यहां पे इंटेंशन है लेकिन क्या नहीं है? रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर भी आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ये है इरादा और ये है इरादे के पीछे की सपोर्ट। मसलन आप कहते हो अंसारी साहब मैं तो कल कनाडा जाने लगा हूं, तो ये आपकी क्या है? ये कहता नहीं यार मैंने यूरोप जाना है, ये कहता नहीं यार ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जाके मैंने क्रिकेट के मैच देखने हैं। आप सबकी क्या बन चुकी? इंटेंशन। इंटेंशन बन चुकी। शहरी के बाद की 1 घंटे की नींद में ये इंटेंशन बन रही है। हाय क्या नींद होती है यार। ये है इंटेंशन। सुबह उठ के आपने कॉलेज में आने से पहले अब्बा जी से कहा अब्बा जी पैसे चाहिए कोई 15-20 लाख। अब्बा जी ने कहा बेटा चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या नहीं है? एबिलिटी नहीं है। तो समटाइम सुन लीजिए, समटाइम मैनेजर बहुत कुछ इंटेंशन लेकर जाते हैं लेकिन जब जाके देखते हैं कंपनी के रिसोर्सेज तो फिर वहां पे क्या हो जाते हैं?
स्टॉप हो जाते हैं। इंटेंशन मीन इरादा, एबिलिटी मीन पीछे रिसोर्सिस की बैकअप। पहला काम क्या होना चाहिए, टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, उसको बनाकर रखना या बेचने की इंटेंशन है या नहीं, बनाने में जो पैसे या रिसोर्सिस चाहिए उसकी आपकी एबिलिटी है या नहीं। हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। याद रखिएगा, जब इंटेंशन हो और रिसोर्सिस भी हो तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होते हैं। क्या होते हैं, यहां ऊपर तक क्या लग रही है, कॉस्ट। अब वो कहेगा कि भाई इससे जो बेनिफिट्स आने हैं जरा उसकी भी तो फिजिबिलिटी बनाओ। इसलिए एमएफए के टीचर आपको पहला चैप्टर क्या सिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं, हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अमंग अदर थिंग्स द एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ द intangible asset or the intangible asset itself, or if it is to be used internally the usefulness of the intangible asset। या तो intangible asset sell out होगा या यूज होगा। सेल आउट होगा, इसके लिए जरूरी है मार्केट में इसकी डिमांड हो, मार्केट में इसकी डिमांड हो। मसलन ये भाई इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, आज इनकी साइंटिस्ट टीम कामयाब हुई है कोरोना की वैक्सीनेशन बनाने में। टेक्निकली फिजिबल है, इंटेंशन भी है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन यहां जब मार्केट में गए तो उन्होंने क्या कहा, भाईजान खाने के लाले पड़े में, आप कह रहे हो 50,000 की मैं ये डोज लगवा लूं। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या नजर नहीं आ रहा, मार्केट नजर नहीं आ रही है। बाकी सारी चीजें मीट हो रही है, मार्केट नजर नहीं आ रही है। इनके पास 10,000 वर्कर्स हैं। कितने वर्कर्स हैं, और इन्होंने कहा था मैंने 10,000 वर्कर्स को क्या करनी है, ये वैक्सीनेशन लगानी है। लेकिन आज वो फैक्ट्री ही बंद हो गई। किस वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, या कोई और रीजन कह सकते हो, एनर्जी क्राइसिस कह सकते हो। तो ना अब उस इंटेंजिबल एसेट की मार्केट ओपन में अवेलेबल है कोई, और ना आप इसको इंटरनली यूज कर सकते हैं। कौन से स्टेप पे आकर आप रुक जाएंगे, बोलो ऐसे ना कर यार, क्रैश वैश में तुझे बताया भी था, इंशाल्लाह मान जाएंगी अम्मा, तो टेंशन क्यों लेता है। अब भाई यहाँ क्या था, टेक्निकल फिजिबिलिटी ओके, इंटेंशन ओके, रिसोर्सेज ओके, लेकिन क्या मौजूद नहीं है, मार्केट, यूटिलिटी मौजूद नहीं है। ऐसे मैं ये क्या करता हूँ, क्या नहीं मौजूद है, यूटिलिटी, अफादियत नहीं है, ना बिक सकता है ना यूज हो सकता है। लास्ट, सेकंड लास्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। अब यहां और यहां में दो फर्क कर सकते हैं। यहां क्या है, इट्स एबिलिटी टू यूज, और अगर यहां रिसोर्सेज नहीं लेने, रिसोर्सेज यहां लेने हैं, तो यहां पे कौन सी नॉलेज होगी, टेक्निकल नॉलेज। क्या आपकी टीम बेचने में और इस्तेमाल करने में कैपेसिटी रखती है, सफिशिएंट उनके पास नॉलेज है, इक्विप्ड है कि वो इस चीज को इस्तेमाल कर लें। और यहां क्या ले लोगे, उसके रिसोर्सेज। इन दोनों चीजों को यहां पे भी मर्ज कर सकते हैं। आई कैप के 2-3 पास पेपर में ये दोनों चीजें क्या हुई हुई हैं, मर्ज। यहां और यहां दोनों में फर्क सुन लें। एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट, यानी उसकी यूटिलिटी आपके पास है, आप उसे इस्तेमाल या बेच दो, और अगर उसे इस्तेमाल और बेचने में इंटरेस्टेड हो भी तो आपके पास उसे बनाने के लिए क्या मौजूद है, रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्सेज सिर्फ फाइनेंशियल होते हैं नहीं। मसलन आज से तकरीबन कोई 17 साल पहले, 18 साल पहले यूसीपी ने एसीसीए शुरू किया था। क्या शुरू किया था, एसीसीए। उस वक्त स्कैन सी होता था, साथ यूसीपी ने शुरू किया क्योंकि उस वक्त एसीसीए का बूस्ट था। क्या था उनके पास, फाइनेंस था। क्या नहीं था, टेक्निकल टीचर नहीं थे, क्योंकि वो ट्रेडिशनल एजुकेशन के टीचर थे उनके पास, और एसीसीए को टीच करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी था। तो फिर उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स तो थे, कौन से रिसोर्स नहीं थे। तो सिर्फ ये ना समझा करें कि पैसा होगा तो हम सब कुछ कर लेंगे। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन वो एक्सेल नहीं कर पाते। क्या नहीं होता उनके पास। अच्छा, अब अमीर लोगों ने ये चीज जो है ना रियलाइज कर ली है, अब रियलाइज कर लिया। अब क्या होता है, जो फैक्ट्री ओनर है पहले उसके बच्चे पढ़ा नहीं करते थे। आज जितने फैक्ट्री ओनर्स हैं, जितने ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके बच्चे पहले बाहर से
पढ़कर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? टेक्निकल नॉलेज। क्या लेकर आते हैं? और फिर अब्बा जी के पास क्या होता है? फाइनेंशियल रिसोर्स। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर कारोबार को बूस्ट दे देते हैं। अब मैं तुम हम मीडियोकर, हमारे पास क्या नहीं है? फाइनेंशियल नहीं है। हम क्या ले रहे हैं? टेक्निकल ले रहे हैं। अपनी टेक्निकल नॉलेज को लगाएंगे किसी दूसरे के पैसे पे और 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेकर फिर अपना करेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट 5-7 साल के बाद जॉब नहीं करता, अगर थोड़ा सा रिस्क लेने वाला हो। लेकिन जॉब पे एक दफ़ा बंदा चला जाए ना तो फिर उसका रिस्क वाला फैक्टर जो है वो मिटिगेट हो जाता है, फिर वो रिस्क नहीं ले पाता। क्यों? जिस लेवल पे वो जॉब कर रहा होता है वो कहता है यार आज मैंने कारोबार शुरू किया तो मुझे तो ज़ीरो से करना पड़ेगा, चल अब जितनी ज़िंदगी है किस में गुजार दे? जॉब में गुजार दे। हम मिडिल क्लास के साथ बड़े मसले होते हैं भाई। लास्ट, its ability to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset during its, यानी एक्सपेंस को क्या कर सकता है? रिलायबली मेजर कर सकता है। यहां मसला क्या होता है? अभी आप डेवलपमेंट फेज के कौन से लेवल पे हैं? एडवांस लेवल पे। डेवलपमेंट में भी एक नॉर्मल लेवल है और एक एडवांस लेवल। एडवांस लेवल का अब स्टार्ट होने लगा। समझे बात को? डेवलपमेंट के कितने फेज थे? एक बेसिक और दूसरा, बेसिक जब खत्म होता है तो आप इंटेंजिबल CWIP डेबिट करते हैं। इसका मतलब अभी मजीद पैसा लगेगा और उस पैसे को आप रिलायबली क्या कर सकते हैं? अगर मेजर कर सकते हैं और ये सारी कंडीशन मीट हो जाएं तो IAS 38 ने कहा भाई किसे डेबिट कर दो? इंटेंजिबल नहीं ना, फिर गलत बोलते हो। इंटेंजिबल एसेट WIP। दोबारा बोलो। अब जरा मेरे साथ रहना क्योंकि ये थ्योरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से पॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट है। जब वो इनिशियल रिसर्च खत्म होगी, एक्सपेंस डेबिट कैश, अब ये डेवलपमेंट फेज का पहला फेज है। क्या करोगे? डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये डेवलपमेंट फेज का एडवांस लेवल शुरू होने लगा है। इस लेवल में इस डेट के बाद जितना खर्चा करोगे वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में पहुंचने तक, उसके लिए किसे डेबिट करोगे? इंटेंजिबल एसेट WIP डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। आगे सुनिएगा, यहां जब एंड होगा तो इंटेंजिबल एसेट अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ चुका होगा। अब इस पे क्या लगाओगे? अमोर्टाइजेशन। क्या लगाओगे? लेकिन यहां IAS 38 ने आपको रोक दिया। कैसे रोक दिया? कहते हैं अंसारी रुक जाओ। मैंने कहा जी सर। कहता है इंटरनली जनरेट हुआ इंटेंजिबल एसेट इज क्रिएटेड बाय अ कंपनी थ्रू इट्स ऑन एफर्ट्स। IAS 38 कहता है अगर ये एसेट इंटरनली जनरेट हुए तो तुम इन्हें एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये लिखा हुआ रिकॉग्निशन प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब इजाजत नहीं है। तो किसको आप एसेट में डेबिट नहीं करोगे? मेथड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट। सुने, ये मेथड्स क्या होते हैं? जंग अखबार का भी पढ़ा है? जंग अखबार पढ़ोगे तो जहां जंग लिखा होता है उसके नीचे स्टार लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? ये स्टार जो है ये इनकी वर्थ को शो कर रहे होते हैं और हर न्यूज़पेपर को सेम स्टार लगाने की इजाजत नहीं होती। इसे कहते हैं मेथड्स। अखबारात की जो गुडविल है, क्या कहा? अखबारात की जो गुडविल है उसे मेथड्स कहते हैं। लिख लीजिए। अच्छा, ये स्टैंडर्ड सिर्फ तुम्हारी कंपनी को देखकर बनते हैं या पूरी दुनिया की कंपनीज को देख के? पूरी दुनिया की कंपनीज को देख के। भाई कभी आपको यार अंसारी है कहाँ तूने अखबार की दुकान खोल ली है यार, तो स्टैंडर्ड्स में अजीब अजीब कारोबार आएंगे भाई। अभी थोड़े दिनों के बाद मैंने आपको दूध बेचने पे, गोश्त बेचने पे लगा देना बायोलॉजिकल एसेट पे। ठीक है भाई, गाय होगी उसे ज़िबा कर रहे होंगे, आगे उसकी न्यू जनरेशन आ रही होगी, उसको कीमत लगा रहे होंगे, तो अजीब अजीब काम FR2 में आप करेंगे। देखते जाएं आप, बड़ी ईद पे इंशाल्लाह ट्रेन हो चुके होंगे। ये क्या है? गुडविल, ब्रांड, मेथड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स। ये जितनी बुक्स वगैरह होती हैं, जितने
आपके पेरियोडिकल्स होते हैं, नॉवेल्स वगैरह होते हैं, शाबाश, और कस्टमर लिस्ट। सॉरी टू से सम टाइम एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है तो डाटा चोरी करके जाता है, डाटा चोरी करके जाता है। उस डाटे में होता क्या है, कुछ और इंफॉर्मेशन भी होती होगी, लेकिन साथ साथ कस्टमर लिस्ट भी होती है। इसलिए सम टाइम आपको मुख्तलिफ कॉलेजेस के क्या आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं। अब कोई पागल नहीं है जो अपने कस्टमर का डाटा किसी और को दे, तो इसका मतलब ये डाटा क्या हुआ है, चोरी हुआ है। तो ये तो है अनएथिकल। अल्लाह हम सबको उससे महफूज रखे। अब सुने, राइस पिछले 12-13 साल से काम कर रहा है। 12-13 साल से स्टूडेंट्स आते हैं, उनका डाटा हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाता है। इसलिए समटाइम नया बैच शुरू होता है तो आप सीए कर भी चुके होते हैं, आपको मैसेज आ रहा होता है। वो मैसेज आपके लिए नहीं होता गधो, या तो वो आपके बच्चों के लिए होगा, या तो वो आपके बच्चों के लिए होगा, या जो फैमिली में बच्चे बड़े हो गए हैं उनके लिए होगा। अगर ये 5 एसेट नजर आए और वो कहे कि ये इंटरनली जनरेट हुए, तो IAS 38 कहता है कि इनको तुमने क्या नहीं करना, कैपिटलाइज नहीं करना। मैंने कहा क्यों नहीं करना? कैसे, सुन यार, मैंने तुझे स्टार्ट में बताया इंटरनली जनरेट करने के लिए इंटेंजिबल एसेट को। मेरी जान, तू बहुत अच्छा बच्चा था, कहां जिंदगी खराब कर रहा है यार, ना कर ऐसे प्लीज। इधर देखो, इंटरनली किसी इंटेंजिबल एसेट को कैपिटलाइज करने के लिए 2 कंडीशन है, आइडेंटिफिएबल हो और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। ये जितनी आइटम्स हैं IAS 38 क्लेम कर रहा है कि ये आइडेंटिफिएबल नहीं है और इनकी कॉस्ट सेपरेटली मेजर नहीं हो सकती। एक बात सुन ले, क्योंकि पूरा सिलेबस चलेगा, मसला होगा। मैं कुछ रूल बताऊंगा और तुम्हारा दिल या तुम्हारा दिमाग उसे यस नहीं करेगा। तुम मेरे से आधा घंटा बहस करते रहोगे, 1 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा, 2.25 घंटे। जब 2 घंटों में 1 मिनट रह जाएगा, मैंने कहा भाई बोल लिए, आप कहोगे हाँ बोल लिए। मैंने कहा फिर भी यही है। उसकी रीजन बेटा सुन लीजिए, स्टैंडर्ड ब्लाइंडली नहीं बनते बेटा। स्टैंडर्ड बनने से पहले कई साल उस पे काम होता है, कई साल उस पे काम होता है। आजकल की जनरेशन के साथ अम्मा की सबसे बड़ी टेंशन, आज की जनरेशन के साथ अम्मा की सबसे बड़ी टेंशन, क्या पकाऊं। हर घर में, हर मीडियोकर फैमिली में एक ही रोल है। एक बच्चा कहेगा ये बनाओ, दूसरा कहेगा ये बनाओ, तीसरा कहेगा ये बनाओ, चौथा कहता है अम्मा बाहर ले चलो। ठीक है, अब सारों की बात अगर अम्मा माने तो बेचारी जो 30 दिन का बजट है वो 5 दिन में पूरा हो जाएगा। इसलिए अम्मा जो बनाती है कि कोई तो बड़ा फ्रेश होके कहता है माँ मजा आ गया, कोई क्या कहता है अम्मा मैं तो हुई सुतेला। ठीक है, ऐसे ही मेरे बच्चों स्टैंडर्ड जब बनते हैं ना तो पूरी दुनिया के बिजनेसेस को सोच के बनते हैं। फिर बड़े जो बिजनेसेस चेन्स होती है उनसे फीडबैक मांगा जाता है। कुछ का फीडबैक पॉजिटिव आता है, कुछ कहते हैं लो ये तो हम पे अप्लाई नहीं हो रहा, इससे तो हमारा मसला खराब हो जाएगा। अब ISB कहते हैं भाई मैं सारी दुनिया को कुछ पेजेस में राजी नहीं कर सकता। इसलिए कोई स्टैंडर्ड किसी कंपनी के लिए अच्छा न्यूज़ लेके आता है, कोई स्टैंडर्ड किसी कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ लेकर आता है। तो फिर यहां हमारा पॉइंट ऑफ डिबेट नहीं है। मेरा काम है रूल्स को आसान लफ्जों तक आप तक पहुंचाना और जहां आपका दिल ना माने वहां आपको समझाना। क्या समझाना? कि भाई ये तो ऐसे ही है। अब वो इसकी क्लेम कर रहा है, क्या कर रहा है? अगर ये चीजें हैं और इंटरनली जनरेट हुई तो क्या हुआ? It is prohibited because the cost of producing these items cannot be distinguished separately from the cost of developing and operating the business as a whole. इनमें से किसी आइटम को बिजनेस से क्या नहीं किया जा सकता? डिटैच नहीं किया जा सकता। और किसी एक आइटम की भी कॉस्ट जो है वो सेपरेटली मेजर। अच्छा, वो कहता है कि अगर यही चीजें तुमने किसी से खरीद ली, किसी से खरीद ली, तो मेरे दोस्तों जब मैं खरीदने जाऊंगा उससे पहले मेरा बिजनेस मौजूद होगा।
इसका मतलब ये आइटम जो मैं खरीदने जा रहा हूं इसके बगैर भी मेरा बिजनेस चल रहा था, और जब मैं इन्हें खरीदने जाऊंगा तो कीमत पैसे ना क्या करें, बड़े हो गए, कंसिडरेशन दूंगा। क्या दूंगा? कंसिडरेशन दूंगा। तो इसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर हो जाएगी। वो कहते हैं अगर खुद डेवलप हुए तो कभी एसेट नहीं बनाऊंगा, अगर जाकर किसी से खरीदूंगा तो। मसलन इसके पास इस दफा एफएससी जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं बोर्ड के, लाहौर बोर्ड के, वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट मौजूद है, मोबाइल नंबर भी मौजूद है। ठीक है, अच्छा इलीगली नहीं समझे, लीगली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनके पास जाऊंगा और क्या कहूंगा, वो कस्टमर लिस्ट मुझे दे दो। ये कहेंगे आप क्या करोगे? मैंने कहा यार सीए शुरू ही एफएससी के बाद होता है, मैं अपनी टीम से उन्हें कॉल करवाऊंगा और उस पोटेंशियल कस्टमर को मार्केट करूंगा, टारगेट करूंगा, वहां से बिजनेस लेने की कोशिश करूंगा। मैंने इन्हें 10,000 रुपए दिए, क्या ले ली? अब बताएं इसे क्या करूं? कैपिटलाइज करूं। और अगर पिछले 10 साल 12 साल की राइस के स्टूडेंट्स की लिस्ट है, वो तो खुद ब खुद बनी है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कॉस्ट मैंने इनकर हुई होगी, लेकिन मैं उसको क्या नहीं कर सकता? डिटैच नहीं कर सकता। तो यहां मैं इसको कैपिटलाइज नहीं करूंगा और यहां मैं इसको, अब रीजन सुने क्यों कैपिटलाइज करूंगा। इट इज परमिटेड बिकॉज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग दीज आइटम्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड सेपरेटली फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस एज अ। तो फिर अब जब क्वेश्चन आएगा तो देखोगे, अगर इंटरनली जनरेट हुए में तो छोड़ दोगे, एक्सपेंस आउट भी नहीं करोगे क्योंकि कोई कॉस्ट होगी नहीं, और अगर खरीदोगे बाजार से तो फिर इंटेंजिबल इसे डेबिट करोगे और कैश को क्रेडिट करोगे। अब बताओ ये इंटरनली जनरेटेड है या सेपरेटली परचेज है? ये सेपरेटली परचेज है। वो पहला केस हमारा, पहला केस। ये सारी चीजें अभी खरीदूंगा इंशाल्लाह आगे चल के, ठीक है भाई। और वो सारी चीजें इग्नोर करूंगा, क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा लेकिन साथ क्या वर्ड लिखा होगा? इंटरनली जनरेटेड। तो मैं उन्हें क्या कहूंगा कि ये तो मेरा एसेट रिकॉग्नाइज हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे चले जी। जी जी फिर भी नहीं कर सकते अगर वो ये कहेगा इंटरनली जनरेट है, क्योंकि हम इसे बिजनेस से सेपरेटली डिटैच नहीं कर सकते। ये नहीं होगा जो आप कह रहे हैं, ये नहीं होगा, इसमें होगा जो आप कह रहे हैं। ठीक है भाई, उसकी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कॉस्ट ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि वैल्यू तो असाइन करनी है ना। एंट्री तो हम लिख देंगे लेकिन आगे अमाउंट नहीं लिख सकेंगे। बच्चियों कुछ पूछना? अच्छा जी बेटे, एसी चला, भाई एसी चला दे यार। चलो भाई जी मेरे दोस्त, हम बिजनेस में किसी चीज़ पे पैसा लगाते हैं जी, हम देखते हैं कि एक टाइम तक हमने उस पर पैसा लगाया लेकिन कुछ हम इस तरह हो जाता है हमें पता नहीं कि हमने आज तक इस पर कितने पैसे लगाए, तो हम सर हम उससे तो एक्सपेंस आउट कर देते हैं जी। तो इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हम पैसा लगाते हैं, उस वक्त हमें नहीं पता होता कि हमने इस आइटम पे कितना पैसा लगाया। हम तो बिजनेस को एज अ होल लेके चल रहे होते हैं। तो वो कहता है कब एज अ होल लेकर चले तो इसकी कॉस्ट स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए आप इसे कैपिटलाइज भी नहीं कर सकते। तो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, वो तो हमेशा ही करते हैं, वो तो वैसे ही करेंगे जैसे इंट्रो और FR1 में करते आए हैं। आप सुने भाई, एक्सक्यूज मी बेटा, बातें नहीं। कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेट, बेटा बातें नहीं, बच्चियों पूरी बात। कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, अगर वो 5 आइटम इंटरनली जनरेट हुई तो वो कभी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। अगर आपने कोई फार्मूला डिराइव किया, आपने कोई फार्मूला डिराइव किया है इंटरनली जनरेटेड, लेकिन अब ये इंटेंजिबल एसेट है, जरा बताएं कौन से 5 एसेट्स हैं जो इंटरनली होंगे तो एसेट नहीं बन सकते? गुडविल, ब्रांड, मेथड्स, पब्लिशिंग टाइटल। इसके अलावा कोई भी एसेट होगा, अगर इसके अलावा कोई भी एसेट होगा और इंटरनली जनरेट हुआ तो IAS 38 कहता है तुम इस पे जो खर्चा लगाओगे वो कैपिटलाइज करोगे। इंटेंजिबल एसेट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। अब जब मैं इंटरनली जनरेट करूंगा तो पहला फेज कौन सा होगा? रिसर्च का। दूसरा डेवलपमेंट का पहला पार्ट,
इस तरह याद रखो, डेवलपमेंट का और फिर डेवलपमेंट का एडवांस पार्ट, और जहां डेवलपमेंट का एडवांस पार्ट खत्म होगा ये वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया। अब इस पर जो भी खर्चा होगा वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता, क्या होगा, एक्सपेंस आउट होगा और अमोर्टाइज होगा। क्लियर है भाई जी? जी जी, ये सिखाऊंगा कंसोलिडेशन में IFRS 3, IFRS 10। आप पहली क्लास में नहीं थे? हाँ, कंसोलिडेशन मैंने आपको कहा था कि कब सीखेंगे, आगे चल के सीखेंगे, क्योंकि ये इंटेंजिबल IS 38 कंसोलिडेटेड अकाउंट्स पे अप्लाई नहीं होता। जो आपने बात की इसे कहते हैं एनहांसमेंट ऑफ गुडविल। जब मैं कंसोलिडेशन में आऊँगा तकरीबन कोई 70 क्लासेस के बाद, उस वक्त ये पॉइंट डिस्कस करूँगा। प्रैक्टिकली गुडविल ख़रीदूँगा भी लोगों से और फिर उसमें वैल्यू में एप्रिसिएशन भी आएगी और उसमें इम्पेयरमेंट भी आएगी। अभी सिर्फ ये याद रखेंगे गुडविल जो मैंने इंटरनली जनरेट की है वो एसेट नहीं बनेगी। हाँ, अगर मैंने आपके बिजनेस को अक्वायर किया तो आपकी गुडविल भी मेरी गुडविल में ऐड हो जाएगी। अब इस गुडविल को मैं क्या कहूँगा, एसेट कहूँगा। ये गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है ये मैं इसी स्टैंडर्ड में सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हारा वाला जो पॉइंट है वो कंसोलिडेशन में आएगा बेटा। अब बेटा इंटरनली जनरेट में पहला फेज रिसर्च का, दूसरा डेवलपमेंट के इनिशियल पार्ट, फिर डेवलपमेंट का एडवांस पार्ट, फिर ये आएगा वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में। रिसर्च में जितना रिसोर्स लगा एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट के पहले फेज में जितना रिसोर्स लगा एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट के दूसरे फेज में जितना लगा कैपिटलाइज आ जाए। द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड asset comprises all directly attributable costs necessary to create, produce and prepare the asset to be capable of operating in the manner intended by, याद करें PPE, workable location and condition intended by management। तो उसको workable location condition में आने के लिए जितना खर्चा लगेगा उसे asset की कॉस्ट में ऐड करेंगे, लेकिन वो रिसर्च डेवलपमेंट फेज का रूल जो है वो IS 38 पहले ही एक्सप्लेन कर चुका। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मैंने फिर आपको कहा था, वी आर एक्सपर्ट इन। अब अगर कोई कंपनी जो है वो अपनी किसी आइटम के लिए कोई फार्मूला डिराइव कर रही है और उस पर खर्चा कर रही है, तो खर्चे इस नेचर के होंगे कि मुझे और आपको वो खर्चे इनकर होते हुए नजर तो आएंगे लेकिन समझ नहीं आएंगे बेटा। हाँ, हमें ये पता होगा ये बिल आया है, ये कोटेशन ली गई थी, इतने पैसे दिए गए हैं, क्योंकि हर इंटेंजिबल एसेट की नेचर डिफरेंट होगी तो उस पर लगने वाले खर्चे भी डिफरेंट होंगे। तो यहां मैं फिर आपको कह रहा हूं, यू आर एक्सपर्ट ऑफ नंबर्स, नॉट एक्सपर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग इंटेंजिबल एसेट। आप इंटेंजिबल एसेट के बनाने के एक्सपर्ट नहीं है, उसकी कॉस्ट की डिटर्मिनेशन के एक्सपर्ट हैं। अपने आप को समझ के चलना है कि हम चाहते क्या हैं। मैं आपको यहां इंटेंजिबल एसेट बनाना नहीं सिखा रहा, उसके बनने में जो खर्चा हुआ है उसे रिकॉर्ड करना सिखा रहा हूं। अब क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ, अब पता नहीं कौन कौन से मटेरियल लगेंगे। अब हम कहें सर जरा बताएं फार्मूले में कौन सा मटेरियल लगेगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिबेट नहीं है मेरे बच्चों। एंड सर्विसेज यूज्ड, सर ये इंटेंजिबल एसेट बनाने के लिए किससे सर्विस ली जाएगी? भाई जो उस लाइन का टेक्निकल पर्सन होगा उसे सर्विस ली जाएगी और फिर उसे क्या दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे जी, कंसिडरेशन दी जाएगी, हो सकता है प्लॉट ही दे दें। और कंज्यूम्ड इन जनरेटिंग द इंटेंजिबल एसेट। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट, ये CFAP में आप पढ़ेंगे IS 19। हमने PP में यह पढ़ा था, किसी एसेट को अक्वायर करने में, बनाने में एम्प्लॉई को जो बेनिफिट्स दी जाती हैं उसे एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो राजमिस्त्री को पैसे देंगे भाई, तो वो जो पैसे देंगे वो एसेट की कॉस्ट में। ये AC किसी ने मैन्युफैक्चर करवाया होगा तो उस इंजीनियर को जो पैसे दिए होंगे इसको कैपिटलाइज किया होगा। ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट के बनाने में, उसके अक्वायर करने में जो एम्प्लॉई इन्वॉल्व होंगे उन्हें जितने पैसे दिए जाएंगे वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। यहां एक पॉइंट ध्यान में रखना, कॉस्ट पढ़ रहे हो? पढ़ लिया। अगर पढ़ लिया है तो रेलिवेंट टीचर ने सिखाया होगा, एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है।
अगर एम्प्लॉय फिक्स सैलरी ले रहा है और उस सैलरी के दौरान उसने कोई काम किया तो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में वो सैलरी ऐड, और हाँ अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, वेरिएबल कॉस्ट है, इस पर्टिकुलर एसेट को बनाने के लिए ही उसे हायर किया गया, अब जो कुछ उसे दूंगा उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड करूंगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है। फी टू रजिस्टर अ लीगल राइट। इंटेंजिबल में क्योंकि इंटेंजिबिलिटी होती है तो अक्सर चीज़ों को आपको कोर्ट में या रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स में क्या करवाना पड़ता है, क्या करवाना पड़ता है? रजिस्टर। जैसे एक छोटा सा कारोबार मैंने शुरू किया, वहाँ पर मुझे ये फिक्र हुई कि यार अगर मैं इस पर मेहनत करूँगा, ये ब्रांड बनेगा तो बाद में मुझे मसला पड़ेगा, तो मैंने अपना लोगो और अपना ब्रांड कराची में जो ऑफिस है ट्रेडमार्क वगैरह उसमें क्या करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया। मुझे उसके क्या देने पड़े, पैसे देने पड़े। अब मैं उस इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में उसे क्या करवाऊंगा, ऐड करूंगा। अमोर्टाइजेशन, ये पॉइंट इंट्रो में पढ़ा था, इन्वेंट्री का चैप्टर था। किसका चैप्टर था? इन्वेंट्री का चैप्टर था। हमने कहा था इन्वेंट्री को एक्सपेंस बनाते हैं जब उसे सेल करते हैं, या इन्वेंट्री को एक्सपेंस बनाते हैं जब उसका राइट डाउन करते हैं, एनआरवी पे नीचे लेके आते हैं, या इन्वेंट्री को एक्सपेंस बनाते हैं जब उसका लॉस होता है। ये तीन बातें की थी। उसके नीचे एक बात पढ़ाई थी बुक रीडिंग में, अगर कोई आइटम किसी एसेट में इस्तेमाल हो जाए तो हम उसकी कॉस्ट को उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। जब वो एसेट डेप्रिशिएट होगा उस वक्त वो भी डेप्रिशिएट हो जाएगा। मसलन ये एक एसेट है, ये किसी बड़े एसेट से बना होगा, जब बड़े से बनाया होगा तो वो इस्तेमाल हुआ होगा, जब वो इस्तेमाल हुआ होगा तो वो डेप्रिशिएट हुआ होगा। वो जो डेप्रिसिएशन होगी वो इस एसेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ऐसे ही बेटा ये मत समझिएगा कि इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए इंटेंजिबल एसेट ही इस्तेमाल होते हैं, इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए टेंजिबल एसेट भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन आप किसी लैब में चले जाएं, मेडिकल लैब में चले जाएं, तो वहां अक्सर मशीन्स लगी हुई होती हैं और मेडिकल वाले उस पर क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, और वहां से वो कोई वैक्सीनेशन तैयार करते हैं, उसका फार्मूला डिराइव करते हैं। अब वो फार्मूला जो डिराइव हुआ वो एक इंटेंजिबल है, लेकिन जो मशीन इस्तेमाल हुई वो उन मशीन्स की जो डेप्रिसिएशन है वो इस इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। पढ़ ले। अमोर्टाइजेशन ऑफ, नहीं इसका कोई नहीं होता, क्यों हो जाता है यार? इसको या बुलाओ उन्हें, शहजादों को, शहजादों को यार कोई काम सीधा भी कर लो, मेहरबानी आपकी। आगे चले गए। और पीछे जाओ। सर आप आगे चले जाए, हम पीछे ही सही हैं सर, माड़े बंदे हैं हमने कौन सा यार आगे चल के कुछ कर लेना। ज़रा सी उनकी मिस्टेक होती है यार, शहजादे लोग हैं यार, क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं यार। आगे कहाँ चला गया हूँ? हाँ तो वापस जा रहा हूँ ना बस। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स एंड लाइसेंसेस दैट आर यूज्ड टू जनरेट द, अब टेंजिबल अगर इस्तेमाल हुआ तो उसकी डेप्रिसिएशन भी इसकी कॉस्ट में ऐड होगी, और अगर इंटेंजिबल को बनाते हुए कोई इंटेंजिबल इस्तेमाल हुआ उसकी अमोर्टाइजेशन भी इस इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में। तो फिर एक बात कंफर्म हो गई कि किसी इंटेंजिबल एसेट को बनाने में फाइनेंशियल रिसोर्स भी लगते हैं और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स भी लगते हैं। जी भाई, हर वो काम जो इसके लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगा वो ऐड होगा, और हर वो काम जो इसके लिए जनरल होगा वो ऐड नहीं होगा। सिंपल रूल ये याद रखिएगा कि अगर वेरिएबल है तो ऐड करेंगे और अगर फिक्स है तो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स अनअवॉइडेबल होता है और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा अवॉइडेबल होती है। और प्रोडक्ट कॉस्ट या एसेट कॉस्ट का पार्ट बनने के लिए जरूरी है कि कॉस्ट क्या हो, अवॉइडेबल हो। क्या हो बेटा? अवॉइडेबल हो। हाँ सुन ले, अगर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हुई, अगर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हुई वो ऐड होगी बेटा। ठीक है भाई,
जिसे स्टेप फिक्स कॉस्ट का नाम दिया होगा कॉस्ट के टीचर ने। आओ जी, ये किया था कल भाई, कल ये कर लिया था, ठीक है जी। भाई इस पर जो टाइमर लगाया वो भी ख़त्म कीजिएगा, मैं आपको अभी 2 मिनट दे रहा हूँ। इधर इधर ही किया, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये किया था, होमवर्क में था। पूछना है कुछ भाईजान, पूछना है कुछ? छोटी बाजी आपने कुछ पूछना? नहीं मेरे बच्चों, कितने बच्चों ने होमवर्क किया ही नहीं ईमानदारी से? सर रोज़ा रखा, झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह, लाला सच बोलता है। ठीक नहीं होना, और ठीक नहीं होना, इंसान बन जाओ ना, इसका तो फिर फ़ायदा नहीं होगा भाई। मैं 3 घंटे भी रोज़ की क्लास कर लूँ, जब तुम नहीं पढ़ोगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो इंसान बन जाओ, क्योंकि अगले वीक में जब टेस्ट आना है ना, तो फिर मैंने इंसान नहीं रहना, फिर मैंने आपके साथ ज़रा उसी लैंग्वेज में बोलना है जो इंट्रो की थी और FR1 की थी। कभी आप कहीं अब हमारा लेवल हो गया, तो तुम्हारा लेवल C5 में भी मेरी बुक्स में, समझ गए? ये किया था होमवर्क, पूछना है जी, ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं, ये क्या है? नहीं ये नहीं, अभी इधर आ जाए, वो दोनों एग्जाम्पल अभी करवाऊंगा। अभी है मेरे पास टाइम माशाल्लाह, अभी 1 घंटा हुआ, 1 घंटा पूरा बाकी है माशाल्लाह। आए जी, एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। कितनी तरह से एक्विजिशन करनी थी? पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी गवर्नमेंट ग्रांट हो गई, चौथी 4 इंटरनली, और 5वीं एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक्विजिशन एंड मर्जर। क्या? एक्विजिशन एंड मर्जर। इस पर टाइमर लगा हुआ, जल्दी आ जाए यार। लिखें जी, एक्विजिशन एंड मर्जर। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब एक्विजिशन एंड मर्जर। बेटा जब हम किसी बिजनेस को अक्वायर करते हैं तो एक तो बात ये याद रखिएगा, अक्वायर जब भी करते हैं जब उसमें हमें कोई पोटेंशियल नजर आए, और जब हम अक्वायर करते हैं तो फिर उसके फिजिकल एसेट्स भी हम लेते हैं और उसके इंटेंजिबल एसेट्स भी हम ही लेते हैं। ये नहीं होता कि हम उसके टेंजिबल एसेट्स ले लें और इंटेंजिबल एसेट्स को कहेंगे यार ये हम नहीं ले रहे। तो लिखें, इन बिजनेस कॉम्बिनेशन एन एंटिटी विल अक्वायर tangible as well as intangible assets. In business combination, an entity will acquire जल्दी करो यार, entity will acquire tangible as well as intangible assets. tangible assets भी acquire करेगी, intangible assets भी acquire करेगी। मसलन मैंने किसी कंपनी को अक्वायर किया 1000 रुपए में। कितने में अक्वायर किया बेटा? 1000 में। एक बात याद रखिएगा, जब मैं कंपनी को अक्वायर करने जाऊंगा तो उसके एसेट्स बुक वैल्यू पर पड़े हुए होंगे। किस पर पड़े होंगे? क्या वो बुक वैल्यू पे मुझे बेच देगा या वो पहले अपने एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन करवाएगा? फेयर वैल्यू डिटरमिन करवाएगा। टेंजिबल की करवाएगा, इनटेंजिबल की? दोनों की करवाएगा, दोनों की करवाएगा। अब उसने टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिटरमिन करवाई तो वो 600 है, और इनटेंजिबल एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन करवाई तो वो 300 है। कितनी है? 300 है। उसके पास कोई लाइसेंस है, उसके पास कोई ट्रेडमार्क है, उसके पास कोई पेटेंट है, उसके पास कोई फार्मूला है, इन सारों की फेयर वैल्यू उसने डिटरमिन करवाई तो कितनी? 300। और जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन वगैरह है इसकी वैल्यू डिटरमिन करवाई तो 600। मैंने उसे दिए 1000, तो मैंने कितने फेयर वैल्यू अक्वायर की? 600 और 300 900, और पैसे दिए 1000। जो 100 मैंने एक्स्ट्रा दिए वो क्या है? वो गुडविल है। वो जो 100 मैंने एक्स्ट्रा दिए वो क्या है? तो फिर गुडविल कैसे कैलकुलेट हुआ करेगी? अगर मैं और आप मिलकर फार्मूला बनाएं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट
माइनस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स अक्वायर्ड, क्या बना? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी ना लिखें, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स अक्वायर्ड। वो टेंजिबल भी हो सकते हैं और वो, अगर मैंने कीमत दी ज्यादा और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स अक्वायर्ड है कम, तो जो डिफरेंस है वो गुडविल है, उसके लिए गुडविल डेबिट कर दूंगा और कैश, ये है परचेज गुडविल। ये कौन सी गुडविल है? ये परचेज गुडविल है, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक ग्रोथ से ये गुडविल क्रिएट नहीं की। कौन सी ग्रोथ से? पता है ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है? MFA पढ़ नहीं रहे? अच्छा चलें, ठीक है, सुने सुने। मेरी जिंदगी सारी पढ़ाने में ही गुजर गई, तो इसका मतलब है कि मैं पहले कहीं फ्रीलांसर के तौर पे पढ़ाता हूँगा, फिर कहीं परमानेंट एम्प्लॉई हुआ होगा, फिर मैं कहीं पार्टनर हुआ हूँगा, फिर कहीं मैं ऑनर हुआ हूँगा। तो इसका मतलब ये सारा क्या किया मैंने? ऑर्गेनिक ग्रोथ। क्या की? ऑर्गेनिक ग्रोथ। ये क्या होती है? ऑर्गेनिक ग्रोथ के किसी लाइन में लगे हैं और वहीं पर अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस की, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। दूसरी ग्रोथ होती है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? मैंने इनका बिजनेस एक्वायर किया, 1-2 साल उसको क्या किया, वो कहते हैं ना सीधा पतरा किया, और उसके बाद इनको बेच दिया। इनसे खरीदा सस्ता, इन्हें बेचा महंगा, तो मैंने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। मैंने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। अब मैं इस तरीके से अपने बिजनेस को क्या कर रहा हूं? एक्सपेंड कर रहा हूं। अब मैं कमाई इस एंगल से कर रहा हूं, इसे कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसको ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? जिस लाइन में इन हुआ उसी में एडवांसमेंट कर रहा हूं, इसे ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। मसलन आप एसी का बिजनेस कर रहे हैं, आपके दादा जान ने किया था, फिर वालिद साहब ने संभाला, अब आपने संभाला। मेरा एक स्टूडेंट है, ये यूनाइटेड मोटर्स वाले जो हैं, जो पहले बाइक बनाते थे, अब उन्होंने कार भी बना लिया, उसामा। उसको कहते हैं मेरे दादाजी जो है ना साइकिल बनवाया करते थे, फिर वालिद साहब बाइक्स पर आए, उसी को एक्सेल करते हुए सरंसारी मैंने क्या लॉन्च कर दी? यूनाइटेड की कार लॉन्च कर दी। तो इसका मतलब ये उसामा जो मेरा स्टूडेंट है, ये कौन सी ग्रोथ में जा रहा है? ये ऑर्गेनिक ग्रोथ में जा रहा है। किसी दोस्त से आप मिलेंगे, कहेंगे यार क्या कर रहे हो? कहता है यार मैं तो कुछ भी नहीं, पूरा दिन फारिग ही होता हूँ। मैंने कहा यार तेरे टोर तो कुछ और है। तो वो क्या कहेगा कि मैं बाय करता हूँ बिजनेस, और बिजनेस बाय करके सेल कर देता हूँ। और मॉडर्न एनालिसिस कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ से कम पैसे कमाए जाते हैं और इस एंगल से पैसे ज्यादा कमाए जाते हैं। अब लोग इस ट्रेडिशन में नहीं रहते कि यार 50 साल लगेंगे फिर कारोबार जो है वो नस्लों में ट्रांसफर होगा। वो दिमाग लगाते हैं, लो प्राइस बिजनेस खरीदते हैं, उसको थोड़ा सा ट्रैक पे लेकर आते हैं और बाद में उसे सेल कर देते हैं और प्रॉफिट को स्किम्ड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है भाईजान, ये जितने आपको हमारे बड़े पॉलिटिशियंस नजर आते हैं, ये सारा दिन तो सियासत करते हैं, तो इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ जाता है? कुछ तो यहीं से लेके जाते हैं, ठीक है, और कुछ जो यहाँ से लेके जाते हैं उससे बाहर जाके बिजनेसेस खरीदते हैं और खरीद कर बेचते रहते हैं। और फिर नज़र भी यही आता है कि इनका कोई कारोबार नहीं है, और ये भी नज़र आता है कि असासाजात इनके बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, उन पे तो अल्लाह ने कुछ ज़्यादा ही रहम किया हुआ है। चलो भाई, कहाँ पहुँचा था? आने लगा भाई, अभी उसी पे आने, अभी तो सिर्फ मैंने आइडिया दिया, अभी कैलकुलेट करने लगा। 2 मिनट वेट कर ले, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इफ एन एसेट एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज सेपरेबल और अराइजेस फ्रॉम contractual or other legal rights, sufficient information exists to measure reliably the fair value of the asset. Thus, the reliable measurement criteria is also satisfied. अब ये जरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यहां से क्लियर होगा। अभी गुडविल नहीं आएगी भाई, अभी गुडविल नहीं आएगी। अभी वो बात आएगी जो मैंने कही कि जब मैं किसी को अक्वायर करूंगा तो उसके टेंजिबल एसेट भी अक्वायर करूंगा और इनटेंजिबल एसेट भी। अब मजे की बात सुनिएगा, मैं अक्वायरर, ये अक्वायरी, सुनिएगा प्लीज, मैं और ये अक्वायरी, ये पिछले 10 साल से इस बिजनेस में मौजूद है। तो 10 साल बिजनेस की रनिंग करके इन्होंने कोई गुडविल कमाई होगी, कोई ब्रांड इमेज भी बना होगा, अगर कोई अखबार की साइट पे है तो मैसेज भी क्रिएट हुआ होगा,
और अगर कोई पब्लिशिंग कंपनी है, कोई नॉवल वगैरह का इनका बिजनेस है, तो फिर पब्लिशिंग राइट की भी वैल्यू बनी होगी और एक कस्टमर का पोर्टफोलियो भी बना होगा। ये सारे एसेट्स इनके इंटरनली जनरेटेड है और IAS 38 ने इन्हें रिकॉग्नाइज करने से रोक दिया, भाई रोक दिया। अब हुआ क्या, मैंने इन्हें अक्वायर किया, जब मैंने इन्हें अक्वायर किया तो इनके टेंजिबल एसेट भी लिए और इनटेंजिबल भी लिए। इनटेंजिबल में एक एसेट ब्रांड है, अज्यूम कर रहा हूं, इनटेंजिबल में एक एसेट ब्रांड है, क्योंकि 8-10 साल में ब्रांड इमेज बनी होगी। मैंने इनकी बैलेंस शीट देखी तो उसमें मुझे ब्रांडिंग नजर नहीं आई। किस हेड में? इनटेंजिबल एसेट में। मैंने कहा यार तुम्हारा तो अच्छा खासा मार्केट में नाम है, तुमने ब्रांड को बैलेंस शीट में शो ही नहीं किया इनटेंजिबल एसेट को, तो ये क्या कहेंगे? IAS 38 ने अलाउ नहीं किया, वो कहता है कि इंटरनली जनरेटर अलाउ नहीं करूंगा। अब मैंने इन्हें अक्वायर किया, जब मैंने इन्हें अक्वायर किया तो इनके लैंड बिल्डिंग प्लांट के पैसे दिए या इंटेंजिबल के भी पैसे दिए? मैं इनकी ब्रांड की वैल्यू मार्केट से लगवा सकता हूं। अब वो इनके लिए तो इंटरनली जनरेटेड है, लेकिन मेरे लिए तो परचेस्ड है। मेरे लिए तो अगर परचेज है तो जब वो ब्रांड मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसे अपनी बैलेंस शीट में शो करूंगा। किस वैल्यू पर? फेयर वैल्यू पर। किस पर? फेयर वैल्यू पर। पढ़िए आ रहा हूं भाई, मैंने कहा गुडविल अभी मैं करवा ही नहीं रहा, वेट करें मेरे भाई, करवा के भेजूंगा सर। जब आपकी पूरी तसल्ली हुआ करेगी फिर मैं टॉपिक खत्म किया करूंगा, थोड़ा सा वेट करें। गुडविल से पहले मैंने कहा था बेटा मैं टेंजिबल और इनटेंजिबल अक्वायर करूंगा, इन दोनों का टोटल करूंगा, इन्वेस्टमेंट में से इनकी फेयर वैल्यू माइनस करूंगा, जो बाकी बचेगी वो गुडविल होगी। तो गुडविल बाद में आएगी, पहले क्या आएगा? टेंजिबल और इनटेंजिबल। इसलिए वेट कर लें बेटा। कंपनी एक्स बाय 100% ऑफ कंपनी वाई, कंपनी एक्स ने 100% कंपनी वाई अक्वायर कर ली। एक्स कौन है? अक्वायरर, और वाई कौन है? अक्वायरी। अब सुन लें, एक्स है पेरेंट कंपनी, वाई है सब्सिडरी कंपनी। ये दोनों टर्म्स में कंसोलिडेशन से बोल रहा हूं। कहां से बोल रहा हूं? कंसोलिडेशन से। एक्स कौन है? पेरेंट, और वाई कौन है? सब्सिडरी। कंपनी वाई ओन्स अ, कंपनी वाई अक्वायर हुई है, ये अक्वायरी है। कंपनी वाई ओन्स अ फेमस ब्रांड दैट इट लॉन्च सेवरल ईयर्स अगो। जे डॉट का जो खुशबू का शौक रखते हैं उन्हें पता है, जन्नान का एक ब्रांड है, इनका परफ्यूम है और वो बहुत पॉपुलर है। फिर वो वसीम अकरम से इन्होंने सुल्तान ऑफ स्विंग 502 लिया, वो बॉल की तरह का इन्होंने परफ्यूम बनाया हुआ है। अब इसकी पिछले कई सालों से क्या बनी है? ब्रांड इमेज बनी है। लेकिन जिसकी इमेज बनती है वो इस ब्रांड को कैपिटलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड है। लेकिन एक्स ने तो इसे क्या किया है? अक्वायर किया है। द फेयर वैल्यू ऑफ द ब्रांड हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹6 मिलियन एट एक्विजिशन डेट। अब 6 मिलियन उसकी बुक्स में एसेट के तौर पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने अक्वायर किया तो मैं अपनी बुक्स में इसे कितने पे बुक करूंगा? 6 मिलियन पे बुक करूंगा। क्या लिखा हुआ है? डिस्कस द रिकॉग्निशन ऑफ ब्रांड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अब हम क्या कहेंगे? पिछले 8 सालों में वाई ने इसको इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं किया, बिकॉज प्रोहिबिटेड बाय IAS 38। बट एज फार एक्स इज कंसर्न, X has purchased this brand and the fair value will be recognized as a intangible asset under the heading of brand। तो brand intangible asset में से एक asset होता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट में कोई मसला है तो पूछ ले। यार 9 बजे तक ना तंग किया करो प्लीज, पूरे दिन तंग कर लिया करो, 9 बजे ना तंग किया करो। F2 खत्म हो जाए फिर जो मर्जी करो यार। इन्हें C5 में लेके आने, इसलिए आपने तंग किया ना तो काम ख़राब हो जाएगा। और जैसे ही कैब ख़त्म हो फ़ौरन C5 शुरू कर देना। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ एज अ टीचर, ताकि पढ़ने की आदत तुम्हारी ख़त्म। जी बच्चों, क्या बात हो रही थी? हमने इनटेंजिबल एसेट जो किसी का इंटरनली जनरेटेड था उसको अक्वायर किया, क्योंकि हमने उसकी प्राइस दी है,
जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें उस ब्रांड के 6 मिलियन भी शामिल थे, इसलिए हमने उसको कैपिटलाइज कर लिया। कुछ पूछ रहे? जी भाई। पेरेंट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर करती है तो दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पेरेंट कंपनी करेगी? यार ये मैंने कहा कंसोलिडेशन में सिखाऊंगा, नाराज नहीं होना मेरी जान। भाई मैं कोई आगे का वर्ड बोल लूँ तो आपने उस पर ज़्यादा नहीं सोचना। वो तकरीबन हमारी 16-18 क्लासेस का काम है, कोई 30-32 घंटों में कंसोलिडेशन सीखेंगे हम, तो उसकी अभी बात करेंगे तो चीज़ें कंफ्यूज होंगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब सुनो भाई, भाईजान कोई कंपनी रन कर रहे थे, ठीक है, और इनकी रिसर्च टीम रिसर्च में मसरूफ़ थी। इनके अब्बा जी ने कहा कि अम्मा का हाथ बटाने वाला कोई होना चाहिए, तो मैंने तुझे कनाडा में बेच दिया, खालू के घर। वो हासिलपुर में बिका है, ये कहाँ बिका है? एक दिन मेरे पास आया, मैं क्लास पढ़ा रहा था, कहते हैं अंसारी साहब मिल लो। मैंने कहा क्यों? कहता है सर मेरे माँ बाप ने मुझे खालू के हाथ बेच दिया, कल मेरी फ़्लाइट है, कल मेरी फ़्लाइट है। अब मुझे बताएं, इसकी रिसर्च टीम को ये खबर पहुंच गई, इसकी रिसर्च टीम को ये खबर पहुंच गई। उन्होंने इसे फ़ोन किया, इसने कहा हाँ यार मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। उसने कहा यार ये जो सारा काम है, तो वो क्या कहने लगा, यार ये काम मैं बेच रहा हूँ, ये काम मैं बेच रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या पूरा बिजनेस बेच रहे हो? उसने कहा नहीं पूरा बिजनेस नहीं बेच रहा, ये जो तुम काम कर रहे थे ना रिसर्च का, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं बेच रहा हूँ। अब देखो अंसारी साहब इसको कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। पूरा बिजनेस नहीं बेच रहा, क्या बेच रहा? इन प्रोसेस रिसर्च या इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इन प्रोसेस डेवलपमेंट। दोबारा सुन लें, बिजनेस नहीं बेच रहा, इन प्रोसेस रिसर्च बेच रहा है। अब सुनिएगा, ये अभी रिसर्च फेस में है, तो इन्होंने जो रिसर्च फेस में रिसोर्सेज लगाए होंगे उसकी क्या एंट्री पास की होगी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। IAS 38 कहता है यार अंसारी तुम इसका इन प्रोसेस रिसर्च फेस बाय कर रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम बाय कर रहे हो इसलिए तुम्हें इजाजत है कि ये तो एक्सपेंस आउट कर चुका, लेकिन तुम बाय करो तो इसे क्या समझ लेना? इनटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोसेस। हालांकि फेस कौन सा है? रिसर्च। ओरिजिनल के हाथ में रहेगा तो, मेरे हाथ में आएगा तो, क्योंकि मैंने इसकी कीमत दी है। कीमत तो इसने भी लगाई होगी भाई, रिसोर्सेज तो इसके भी लगी हैं, लेकिन अगर इन हाउस है तो एक्सपेंस है। मैंने बाय कर लिया इन प्रोसेस रिसर्च तो एसेट है। दिल माने या किसने कहा? IAS 38 ने कहा। अब जब मैं इन्हें पैसे दूंगा 200 रुपए, तो क्या एंट्री पास करो? इंटेंजिबल एसेट WIP डेबिट, कैश क्रेडिट। आ गया भाई, आ गया। इसने इन लोगों से मेरी मीटिंग करवा दी और कहा अंसारी साहब अपनी टीम से कंटिन्यू करना चाहें तो आपकी मर्जी, बंदे ये भी काम के हैं, बंदे ये भी। मैंने कहा आ जाओ भाई सारे। मैंने इन सारों को उठाया, वाइट कोट पहनाया, पीछे क्या लिखवाया? साइंटिस्ट पागल। सॉरी यार रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, कोई माइंड ना करे। पीछे क्या लिखवाया इनके कोट पे? साइंटिस्ट। और इन्हें जाके अपनी लैब में फेंक दिया, छोड़ दिया। ठीक है, अब मेरी लैब में बैठ के ये क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। ठीक, अब जब ये मेरी लैब में बैठ के रिसर्च करेंगे तो अब काम इन हाउस मेरे लिए हो गया, अब काम इन हाउस मेरे लिए हो गया। अब IAS 38 कहते हैं अंसारी अगर करोगे रिसर्च तो करोगे एक्सपेंस, अगर करोगे डेवलपमेंट का पहला फेज तो एक्सपेंस आउट, अगर पहुंच गए डेवलपमेंट के दूसरे फेज में इंटेंजिबल WIP, फिर वैसे ही IAS 38 चलेगा जैसे ओरिजिनली चला करता था। तो ट्विस्ट क्या आया? अगर इन प्रोसेस R&D बाय किया, इन प्रोसेस R&D बाय किया, तो मुझे इजाजत है कि मैं इसे क्या समझ लूं? इंटेंजिबल WIP, इंटेंजिबल WIP। आएंगे अक्वायरी। अक्वायरी कौन होता है? जिससे लिया है, अक्वायरर जिसने लिया है। अक्वायरीज इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
इन प्रोसेस पूरा एक ही वर्ड है. इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट इफ इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एन एंड इट इज आइडेंटिफिएबल. जब मैं उसकी कीमत दूंगा तो वो आइडेंटिफिएबल हो गया और कॉस्ट भी रिलायबली मैयर हो गई. नोट हेयर रिसर्च इज सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, इवन अगर रिसर्च भी इन प्रोसेस ली तो उसे भी क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे. किसकी बुक्स में? अक्वायरर की बुक में. किसकी बुक में? अक्वायरर कौन है? जो खरीद रहा है. सब्सिक्वेंट फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन सच अ प्रोजेक्ट इज अकाउंटेड फॉर इन द यूजुअल वे बाय अप्लाइंग द IS. यहां तक क्लियर है? आगे नोट इट मींस रिसर्च विल बी, ये किसके लिए बता रहा है? अक्वायरर के लिए, कि वो रिसर्च करेगा तो एक्सपेंस करेगा, डेवलपमेंट में क्राइटेरिया मीट हो गया तो कैपिटलाइज करेगा. क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर पास्ट में किसी चीज को आपने एक्सपेंस आउट कर दिया तो रीइंस्टेट करके एसेट नहीं बना सकते. क्या नहीं बना सकते? तो इसका मतलब पास्ट में जो रिसर्च फेज में एक्सपेंस आउट हो गया वो एक्सपेंस ही है. वो बाद में ये नहीं कह सकते क्योंकि अब मैं डेवलपमेंट में चला गया, मैं इंटेंजिबल में चला गया, वो माजी में जो एक्सपेंस लिखा था उसे अब मैं एसेट को डेबिट कर दूं, एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूं. वो कहते हैं जो पास्ट में तुमने एक्सपेंस आउट कर दिया उसको रिवर्स, क्योंकि ये कोई करेक्शन ऑफ एरर नहीं है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है. जिस वक्त जो फेज था उस वक्त की वो कहानी बनेगी. ओके भाई, आगे सुने जी. मेरे भाई नहीं, मेरे प्यारे भाई, जो कीमत मैं इन भाई को दूंगा उस पे होगा, और वो डेफिनेटली हम दोनों रैशनल हैं, प्रूडेंट हैं, वो फेयर वैल्यू पे ही ट्रांजैक्शन हो रही होगी. जी भाई, किसको? जी नहीं नहीं जी, आपने इंटेंजिबल को डेबिट किया, WIP को, और कैश को किया क्रेडिट. इसके बाद रिसर्च हुई तो क्या करोगे? रिसर्च एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट. अब ये कहां पहुंच गया? डेवलपमेंट फेज में. डेवलपमेंट का पहला फेज है तो एक्सपेंस ही डेबिट होगा, कैश ही क्रेडिट होगा. दूसरा फेज आ गया तो इंटेंजिबल WIP डेबिट होगा, कैश. अब ये वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया. क्या करेंगे? इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे. इंटेंजिबल को डेबिट कर देंगे और WIP को बेटा क्रेडिट कर देंगे. यानी इसको भी उठाकर इसमें जमा करके एक इंटेंजिबल बना देंगे. अगर पहले ईयर एंड हो जाए तो WIP पे पड़ा होगा, अगले साल शुरू होगा तो ओपनिंग WIP आएगा, और यहां से कहानी आगे चल जाएगी. आगे प्रैक्टिस सेट आने लगा आप वाली बात का. ठीक है भाई, अब सुनो बच्चों, ईद कब की बन रही है? दिन दिन दिन. अगर हफ्ते की बन जाए ना मजा आ जाए. अच्छा, आप लोग ना अपने आप को मुसलमान समझते हैं, हमें पता नहीं किस मजहब का समझते हैं. नहीं, इतवार को नहीं, फिर तुमने अगले दिनों की छुट्टियां मांग लेनी है. आप यार कसम से टीचर बड़ा शर्मिंदा होता है यार आप लोगों के हाथों. लो भाई सॉल्व करो मुझे, खामोश. एग्जाम्पल 16 कर दो. एग्जाम्पल 16 कर दे. कल किसी की बुकलेट ऊपर छत पे रह गई थी. जल्दी से करें भाई, अटेंडेंस मार्क करना शुरू कर दें. बुकलेट लाया करें भाई, बुकलेट के बगैर ना आया करें.
पढ़ना शुरू करूं या कर रहे हैं आप? जल्दी से कर दें। जर्नल एंट्रीज पास करनी है। दो 2019 की पूछी है एंट्रीज। अटेंडेंस का पेज आगे पास करते जाएं प्लीज। शुरू करूं। अ कंपनी परचेज एन इनकम्प्लीट R&D, इन प्रोसेस कह दें, इनकम्प्लीट कह दें, एक ही बात है। फ्रॉम अनदर कंपनी फॉर 2 लाख फेयर वैल्यू। आप पूछ रहे थे ना भाई कौन सी वैल्यू होगी, तो जो कॉस्ट दी होती है वो फेयर वैल्यू होती है, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रूडेंट हो चुकी है। ऑन 1/1/19, अब ये जो 1/1/19 को हमने एक्वायर की है इनकम्प्लीट R&D, इसके लिए IS 38 क्या कह रहा है? इंटेंजिबल WIP डेबिट कर दो। 1/1/19, 1/1/19 इंटेंजिबल WIP डेबिट, और बैंक यूज़ कर लिया करें, कैश ना यूज़ किया करें। क्रेडिट कितने से है? 2 लाख से। द परचेज प्राइस एनालाइज एज फॉलो, कहता है इसमें रिसर्च इतना पड़ा हुआ है, डेवलपमेंट इतनी पड़ी हुई है। हमने कहा यार इससे हमारा कोई कंसर्न, ये तो कहाँ चला गया है? WIP में चला गया है। ठीक है भाई। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर एक्वायरर करेगा, एक्वायरर करेगा। हैज़ बीन इनकर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एज फॉलो ड्यूरिंग द ईयर 2019। रिसर्च फर्दर की है कितनी? 75,000। क्या एंट्री पास करूं? रिसर्च एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितना किया? 70। सारे का सारा एक्सपेंस आउट हो जाएगा, GP में से माइनस हो जाएगा। डेवलपमेंट पे कितना लगाया? 2 लाख ड्यूरिंग 2019, ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2019। आगे क्या कह रहा है? कैपिटलाइजेशन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट ऑन 1/8/19, यानी 31/7/19। वो जो 6 कंडीशन बताई हुई हैं वो कंडीशंस मीट हो गई, इसका मतलब इजाजत मिल गई। क्या कर दो? WIP में ले जाओ। कहां ले जाओ? WIP में ले जाओ। लेकिन कब हुई? क्या कहा था? क्वेश्चन साइलेंट हो तो 2,40,000 पूरे साल हुआ। कैलेंडर बनाना पड़ेगा, 7 महीने एक्सपेंस आउट होगा, 5 महीने कैपिटलाइज होगा। कल वाली एग्जांपल से कंफ्यूज ना हो, कल वाली एग्जांपल में डेवलपमेंट वाला फेज पहले शुरू हो चुका था, उसके बाद अगले साल जो लगा तो डेफिनेटली उस सारे ने कहां जाना था? डेवलपमेंट में जाना था। जाए वो 25,000 वाला क्वेश्चन, जाए एग्जांपल बताएं कौन सी है जिसमें 25,000 था आखिरी साल। एग्जांपल 10 पढ़े, इसमें नीचे आंसर में भी मैंने पूरा बनाया हुआ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पढ़ें। 31/12/20 को, ओ भाई 31/12/20 को जब एंड किया उस क्वेश्चन में, चले मैं वो क्वेश्चन ओपन कर देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए।
कौन सी एग्जांपल है? आए जी, इसका जाके कल सॉल्यूशन देखें। इस 60,000 के लिए क्या किया था? 2 हिस्से, 9/12 और 3/12। 3/12 कहां लेके गया था? कैपिटलाइज किया था, यानी कैपिटलाइजेशन 20 में शुरू हो चुकी थी, 21 में जितना लगा वो सारे का सारा कैपिटलाइज कर दिया। इसलिए यहां मैंने 31/10 तक के लिए 10/12 नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? जितना लगा सारे का सारा 61 था, जितना लगा। अब आए 16 में क्या तब्दीली आई है? आए जी, जो एग्जाम्पल 10 में 2020 वाला रोल था वो यहां 2019 का रोल है। कब क्राइटेरिया मीट हुआ? 31/7/19 को। उस एग्जाम्पल में क्राइटेरिया मीट हुआ था 30/9/20 को। तो 30/9/20 तक मैंने एक्सपेंस आउट किया था और अगले 3 कैपिटलाइज किए थे। यहां क्राइटेरिया मीट हुआ 31/7/19 को। 7 महीने एक्सपेंस आउट करूंगा, 5 महीने कैपिटलाइज करूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलें भाई। जी, आपने बताया था कि जब रिसर्च खत्म होगी उसके बाद हमारा डेवलपमेंट फेज स्टार्ट जी। तो यहाँ पे जब वो फर्दर रिसर्च कर रहे हैं तो उसने ये तो नहीं बताया कि हमारी यहाँ पे रिसर्च खत्म हो रही है और डेवलपमेंट। ये बता रहे कि रिसर्च में मैंने कितना लगाया ड्यूरिंग द ईयर? 75। सारे का सारा कहाँ लिख दिया? एक्सपेंस में लिख दिया। उसके नीचे खुद बता रहे हैं ना, हमें तो डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है अब मैं कौन सा खर्चा कर रहा हूँ? डेवलपमेंट का। और डेवलपमेंट का खर्चा करते हुए 61 बनाने का क्राइटेरिया कब मीट हुआ? 31/7 को। तो 31/7 तक क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो डेवलपमेंट का कौन सा फेस है? पहला फेस। पहले फेस को क्या करता हूं? अब मैं एक्सपेंस आउट करने लगा। बताएं जी, डेवलपमेंट एक्सपेंस, डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितनी की हमने? 2 लाख। बच्चियों बातें नहीं, 2,40,000। कितने महीने को ले जाऊं एक्सपेंस में? 7/12। कितना बना? 1,40,000। 1,40,000। अब क्या लिखो? इंटेंजिबल WIP, इंटेंजिबल WIP डेबिट और बैंक क्रेडिट। 2,40,000 का कितना? 5/12। कितना बना? 1 लाख। अब मुझे बताएं, जब साल एंड होगा तो इंटेंजिबल तैयार हो चुका या नहीं? नहीं हुआ। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में ये आ रहा होगा इंटेंजिबल WIP और ये आ रहा होगा कितना? 3 लाख। और किस हेडिंग में आ रहा होगा? इंटेंजिबल WIP। जैसे FR1 में टेंजिबल होता था और नीचे टेंजिबल का WIP होता था, ऐसे ही इंटेंजिबल होंगे और नीचे इंटेंजिबल का WIP होगा। दोनों में फर्क क्या होगा? जो खाली इंटेंजिबल होगा वो अमाउंटाइज हो रहा होगा, जो इंटेंजिबल WIP होगा ये कैपिटलाइज तो हो चुका लेकिन अभी अमाउंटाइज, जब तक ये अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में ना आ जाए। क्लियर भाई? अच्छा, यहीं से मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ा दूं ताकि कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाए। अगर 2020 में मैंने 40,000 मजीद डेवलपमेंट में लगाया, 40,000 मजीद डेवलपमेंट में लगाया और 30/6/20 को वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया, 40,000 या 20,000? पूरा 40,000, क्योंकि जितना लगा वो सारे का सारा कैपिटलाइज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो जिस पीरियड में ओ भाई, जिस पीरियड में वो 6 कंडीशन मीट होती हैं उस पीरियड को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं और एक दफा वो कंडीशन मीट हो जाए उसके बाद जो कुछ लगेगा वो सारा, और उसके लिए टाइम फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगी। क्लियर है भाई? आगे सुने भाई। पढ़े भाई, करके दे मुझे 1 मिनट में सॉल्व।
डिस्कस करना है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। 2 मिनट है आपके पास। ध्यान से पढ़ें, अपना आंसर बनाएं अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में आंसर बनाएं। जल्दी कर लें बेटा, टाइम कम है। जी भाई, कंपनी एक्स ने कंपनी वाई को, तो फिर कंपनी एक्स पेरेंट होगी, वाई सब्सिडरी होगी, 100% एक्वायर कर लिया। कंपनी वाई ने कितना खर्चा किया हुआ था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? 6 लाख। क्योंकि क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ इसलिए एक्सपेंस आउट कर दिया। कितना? 6 लाख। जब कंपनी वाई ने इसे एक्वायर किया तो इसे पता चला ओहो इसके एम्प्लॉइज़ के पास तो नो हाउ है, नॉलेज है। क्या है? नो हाउ है, नॉलेज है। और उस नॉलेज की, उस नो हाउ की वर्थ की फेयर वैल्यू 5 लाख है। अब 6 लाख किसने लगाया था? वो तो एक्सपेंस आउट हो चुका। हमने जब इसे एक्वायर किया तो जरा साबरीन, जब एक्वायर किया तो हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाई। उस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमने टेंजिबल की भी पेमेंट की और इनटेंजिबल की भी पेमेंट की। जब हमने इनकी पेमेंट की तो ये उनकी बुक्स में एसेट के तौर पे नहीं था। तो फिर मैंने कहा ओहो जो मैंने इन्वेस्टमेंट इसे दी है ना, जो इसकी कीमत दी है उसमें मैंने इस नो हाउ की भी कीमत दी है। कितनी? 5 लाख। तो फिर एक्स कैपिटलाइज करेगा कितने पे? 5 लाख पे। नो मैटर के वाई ने कितने पैसे लगाए थे, हमारे लिए इसकी जो फेयर वैल्यू या वर्थ है वो कितनी है? तो फिर हम बुक भी कितने पे करेंगे? 5 लाख में। वाई की बुक्स में देखें तो रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हुआ होगा। और एक्स जब अक्वायर कर लेगा तो अक्वायर करने के बाद वो इंटेंजिबल को डेबिट कर देगा कितने से? 5 लाख से। और नाम होगा इसका नो हाउ। इंटेंजिबल एसेट का नाम क्या होगा? नो हाउ। नॉलेज कह लें, फार्मूला कह लें, कुछ भी कह लें। आगे सुने भाई, 1.25 घंटों का भी नहीं पता चलता यार। अब सुने भाई, रुक जाओ। एक टेंजिबल एसेट आपने खरीदा या क्वालिफाइंग एसेट के तौर पे खुद मैन्युफैक्चर किया, वो अपनी लाइफ के कुछ साल गुजार चुका, बाद में उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हुई, किसी ने समझाया भाई इतना खर्चा कर लो तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। अगर उस खर्चे करने से 5 नतीजों में से कोई एक नतीजा आ जाए तो उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करते हैं। सेम इज़ द रूल विद इंटेंजिबल एसेट। अरे subsequent expenditure on acquired research and development. Sometime business may incur certain expenses after the asset is in its workable location and वैसे तो workable location condition में आने के बाद कोई भी खर्चा हो उसे कैपिटलाइज करने की इजाज़त, हाँ, लेकिन वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया, बाद में कोई खर्चा किया, उस खर्चे ने उसकी लाइफ इंक्रीज कर दी, आउटपुट की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर दी, एसेट की कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, उसका प्रोडक्शन टाइम डिक्रीज कर दिया, तो अब ये खर्चा एलिजिबल है IS 38 के अकॉर्डिंगली कि इसके लिए इंटेंजिबल एसेट को डेबिट कर दे और कैश को कोई इशू तो नहीं। पुराना कॉन्सेप्ट है भाई। अगली बात, रिकॉग्निशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर. Subsequent expenditure is only capitalized if it can be measured and attributable to an asset and enhances the value of the, वो मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ पॉइंट है ये MCQ में आ सकते हैं.
इंटेंजिबल्स में फर्दर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रेयर होता है। इनकी नेचर ऐसी होती है कि इन पे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो है वो रेयर होता है, क्योंकि ये इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल की वेयर एंड टीयर नहीं होती। इंटेंजिबल की ये आमतौर पे एक राइट होता है। ये आमतौर पे क्या होता है? एक राइट होता है या एक इंटेंजिबल वर्थ होती है, जिसे आप ये नहीं कह सकते कि एसी की तरह इसकी वेयर एंड टीयर हो जाएगी। या तो ये एक्सपायर्ड होगा, ये ऑब्सोलीट भी नहीं होता, ये एक्सपायर्ड ही होता है। नया कोई फार्मूला आ जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, नए लाइसेंस इशू होना शुरू हो जाएंगे, ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। इसलिए आमतौर पे इनमें एडिशन रेयर होता है। रेयर एनहांसमेंट इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिफिकल्ट टू एट्रीब्यूट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर टू अ पर्टिकुलर इंटेंजिबल। आमतौर पे जब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होता है वो क्लास ऑफ एसेट्स पे हो रहा होता है और किसी एक एसेट के साथ उसे एट्रीब्यूट करना मुश्किल। अब मुझे बताएं, ये हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइन है या इंटेंजिबल के एक्सपर्ट्स की? ये इंटेंजिबल के एक्सपर्ट्स की लाइन है, ये हमारी लाइन नहीं है। जी भाई नेक्स्ट कर दें, एग्जाम्पल 18 जी। अगर ये वेयर एंड टियर होता ही नहीं तो फिर अमोर्टाइजेशन भी होता है। इसलिए कि उसकी वैल्यू तो डे बाय डे यूज होने से कम हो रही होती है ना। मसलन आपने लाइसेंस लिया 5 साल, ये पर्टिकुलर आइटम आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको ये जो लाइसेंस मिला ये कीमतन मिला। अब इस लाइसेंस को कितने साल तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं? 5 साल तक। तो 5 साल तक इसकी कॉस्ट को पीएनएल में तो लेके जाना है, इसलिए अमोर्टाइज कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा जी रिन्यूअल फी आएगी, ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें, आने लगा इंशाल्लाह। अगर आज टाइम बचा तो आज ही शुरू कर लेंगे रिन्यूअल ऑप्शन इंशाल्लाह। रिन्यूअल ऑप्शन भी होगा और उसकी कॉस्ट भी होगी बेटा। सारी चाहत पूरी होगी एफर्टों में, टेंशन ना ले। क्या कह रहे हैं? ध्यान से पढ़ें। असल में इसमें मैंने आंसर भी लिख दिया, मैं बाद में चेंज करूंगा। असल में आंसर भी आ चुका है, लेकिन फिर भी पढ़ लें एक दफ़ा, पूरी बात कर लें। कौन सी एग्जांपल है? 18। वेबसाइट आएगा पूरा एक स्टैंडर्ड इस पे है। IAS 38 का दूसरा पार्ट जो है वो वेबसाइट पे ही स्टैंडर्ड है। आप देखें आगे मेरी नोट्स में आगे लिखा हुआ है वेबसाइट डेवलपमेंट। हाँ तो लेकिन वो तो फिर टेंजिबल एसेट हो जाएगा ना। आउटलेट जो है वो तो बिल्डिंग है ना, आउट ऑफ डेट हो गया, ठीक है, उसको इम्पेयर करूंगा, आगे सिखाऊंगा, इम्पेयरमेंट भी आएगी, ठीक है भाई, क्योंकि फिर उसकी रिकवरेबल अमाउंट उसकी WDV से कम हो जाएगी। अगर कम होगी तो इम्पेयरमेंट होगा, आ जाएगा वो टॉपिक भी इंशाल्लाह। जाने नहीं देता ये 38 आपको कहीं पे भी। अब सुनो भाई, अब पता नहीं वो नहीं जाने देता या मैं नहीं जाने देता। क्या कह रहा है? कंटिन्यूइंग द previous example, company X owns 100% of company Y and has recognized an intangible asset of 5 lakh as a result of the acquisition of the company। अब ये 5 लाख हमारे लिए क्या है? X के लिए इंटेंजिबल एसेट और Y के लिए एक्सपेंस था। कंपनी Y हैज स्पेंड अ फर्दर, किसने खर्चा किया? Y ने। अब आप कहोगे यार आपने तो उसे अक्वायर कर लिया, Y कहाँ है? यही कहोगे ना सर, आपने अक्वायर कर लिया, Y कहाँ है? अब गौर से सुनिएगा। आपके बचपन में, मेरी यंग एज में, पाकिस्तान में वॉल्स इन हुआ था और उसने उस वक्त के ब्रांड पोल्का को अक्वायर किया था। 1 साल तक दोनों कंपनीज ने इस बात को छुपाए रखा और पोल्का वाले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते थे? मर्जर हुआ है। क्या हुआ है? क्यों? एक्विजिशन में अक्वायरी के लिए गुड सेंस नहीं बनती। क्या कहा जाता है? हमें अक्वायर कर लिया गया, हम बिक गए। मर्जर में क्या वर्ड होता है?
हम दोनों पार्टीज मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए पोल्का के बिजनेस किया, उनके ऑनर्स को सेल्फ रिस्पेक्ट देने के लिए क्या वर्ड बोला गया मार्केट में? मर्जर बोला गया, मर्जर। ये नहीं बोला गया वॉल्स ने पोल्का को अक्वायर कर लिया। ठीक है, उसके बाद 1-2 साल तक पोल्का अपने ऑपरेशंस अपने सेटअप से करता रहा, तो वॉल्स भी चलता रहा और पोल्का भी चलता रहा। अब ये है एक बात, आपने जेलसी में मजाक करना है। हाँ, इंसान के अंदर होती है जेलसी। चलो, राइस ने लम्स को अक्वायर कर लिया। देखा, मैंने कहा था ना, देखा मैंने कहा था। अब हो क्या रहा है, राइस के ऑपरेशंस भी रन हो रहे हैं और लम्स के ऑपरेशंस भी रन हो रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कंसोलिडेशन नहीं पढ़ी, हम ये समझ रहे हैं कि एक्स ने वाई को अक्वायर कर लिया तो वाई बिजनेस बंद हो गया। नहीं मेरे दोस्तों, ऊपर मालकान तब्दील हुए हैं, नीचे काम तो वही चल रहा है, काम तो वही चल रहा है। मसलन नेस्ले ऑल्पर्स को अक्वायर कर ले तो क्या ऑल्पर के ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे? नहीं मेरे दोस्तों, ये तो बेवकूफ़ी होगी कि उसके ऑपरेशंस को बंद किया जाए। ऑल्पर भी रन हो रहा होगा, नेस्ले भी रन हो रहा होगा। जब 12 महीने गुजर जाएंगे, जो आपका पॉइंट था, 12 महीने गुजर जाएंगे तो इन दोनों के सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनेंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, और उसके बाद ये दोनों अकाउंट्स मर्ज हो जाएंगे, उन्हें कहते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। क्या कहते हैं? तो फिर आज से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अक्वायरी का बिजनेस बंद नहीं होता, ऊपर मालकान चेंज हो जाती हैं। अब मुझे बताओ, अगर बिजनेस तब्दील नहीं हुआ और वाई एज इट इज मूव कर रहा है, तो क्या वाई फर्दर खर्चा कर सकता है? जी कर सकता है। क्या किया? कंपनी वाई है स्पेंड अ फर्दर 150 ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंस द डेट ऑफ, किस पे खर्चा किया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। This amount has all been expensed as the IAS 38 criteria for capitalizing costs incurred in the development phase of a project have not been met. अब Y अपनी बुक्स में इसे क्या करेगा? एक्सपेंस आउट करेगा। अभी ये ना पूछना कि कंसोलिडेशन में क्या होगा, चलो सुन लो, लेकिन एक्सप्लेनेशन अभी नहीं होगी क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। एक्स भी इसे क्या करेगा? एक्सपेंस आउट ही करेगा, क्योंकि अब एक्स और वाई दो नहीं है, अंडर वन अम्ब्रेला दोनों काम कर रहे हैं। तो जब एक्स ने वाई को अक्वायर किया, उस वक्त ये 5 लाख एक्स ने इंटेंजिबल समझा, वाई से एक्सपेंस आउट कर चुका था। अक्वायर होने के बाद वाई ने मजीद इस पे 1.5 लाख रुपए लगाया। वाई ने इसे क्या किया? एक्सपेंस आउट किया, लेकिन क्राइटेरिया तो ये मीट नहीं कर रहा, तो एक्स इसे क्या करेगा? कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में एक्सपेंस आउट ही करेगा। लेकिन अभी हमने कंसोलिडेशन रीड नहीं की, वक्त आएगा तो करेंगे इंशाल्लाह। कल यहीं से आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।